ये बात ध्यान रखना, जब आप प्रोफेशनल फील्ड में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके एक एक एक्ट के ऊपर आपको इवोल्यूट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, आपका असेसमेंट किया जाता है। आपको पता भी नहीं होगा आप असेसमेंट से कब बाहर हो गए, आप ग्रीन ट्रे से कब बाहर हो जाओगे। पता लगा कि अरे मैंने तो एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा मुझसे, बिना क्वेश्चन पूछे सब कुछ पर्सन को पता रहता है कि हाउ यू सपोज टू सीट इट। कभी भी एक के पैर एक ऊपर रख के नहीं बैठना, कभी भी क्रॉस लेग नहीं बैठना, कहीं भी बैठो तो ध्यान रखना। कभी भी ऐसे नहीं बैठना जब इंटरव्यू देने जाओगे। क्या मतलब होता है इसका? इट शोज टू थिंग्स। वन इज यू आर इनफ कॉन्फिडेंट, यू नो अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, एंड अनदर थिंग इज दैट यू आर लीस्ट इंटरेस्ट टू द अदर पर्सन हु आर स्पीकिंग समथिंग। जैसे अपन बोलते हैं ना, हाँ चल बोल, हाँ बोल बोल, इसका मतलब क्या हुआ? ये जेस्चर में क्यों बोलते हैं? इसका मतलब हमको मतलब नहीं, तुम जो भी बोल रहा है वैसे भी हम आपकी बात पर ट्रस्ट कर ही नहीं रहे, पर फिर भी तुम्हारी इच्छा हो तो बोलो। तो आपका जेस्चर ही सब कुछ बता देता है कि आप कितना उसको सीरियसली ले रहे हो, कितना इंटरेस्टेड ले रहे हो। कभी भी आप बैठेंगे तो या तो हाथ ऐसे रखेंगे या फिर हाथ ऐसे रखेंगे। जितने बड़े बड़े सीईओ को देखोगे, जब भी कंपनी में बात करते हो देखोगे तो वो ऐसे ऐसे करके बात करते हैं या फिर वो ऐसे करके बात करते हैं। आपकी जो एनर्जी होती है ना, आपकी, हम चरण स्पर्श को बोलते हैं हिंदी वैदिक संस्कृति में, या फिर हम बोलते हैं इंडियन कल्चर में। आपकी जो एनर्जी है, आपकी ये टोस जो होती है फिंगर्स की, इनके पोर्स के यहाँ से निकलती है। तो जब आप किसी को बात करो तो आप अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखे हो यहाँ पर, फोकस बनाकर, उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो आप। इट शोस लाइक दिस। इसीलिए हम लोग चरण स्पर्श करते हैं इन पोर्स से, ताकि जो दो जगह से निकलती है एनर्जी, एक आपके फिंगर टिप्स पे से निकलती है, दूसरी आपके फुट के फिंगर टिप्स पे से निकलती है, फ्लो करती है। तो या तो आप इधर से यहाँ से जाने का रास्ता है नीचे से, इसलिए हम किसी भी पर्सन का ना गाल पे हाथ लगाते हैं ना कंधे पे हाथ लगाते हैं। हम किसी महान व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या करते हैं? सीधे वी यूज्ड टू टच हिज और हर फीट, क्योंकि एनर्जी वहीं से मिल रही, तो हम उसका जो भी पॉजिटिविटी है वो हम अपने फिंगर पोर्स से अंदर ले लेते हैं चरण स्पर्श करके। इसलिए हमारे कल्चर में चरण स्पर्श की, तो ये साइंटिफिक है पूरा, कि आप किसी के ऑरा से कोई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो। तो कभी भी आप बैठो तो ध्यान रखना है, तो ऐसे बैठो या फिर ऐसे बैठो या फिर ऐसे बैठो। इट शोज योर फोकस ऑन द थिंग्स विच यू आर हियरिंग फ्रॉम समवन। कभी भी कहीं भी जाओ, बैंक्वेट में जाओ, तुमको तो अड़ और लड़ देना चाहिए कि नहीं मैं फर्स्ट सीट पे बैठूंगा या फर्स्ट रो में, मैं तो इनफ वर्दी हूँ फर्स्ट रो में, मैं पीछे नहीं बैठने वाला। अब एक शो देखता हूँ बिग बॉस करके आता है, कभी देखा होगा, इतने सारे सीजन हुए बिग बॉस का, कभी कोई सीजन देखा होगा है ना? उसमें कंटेस्टेंट होते हैं, कुछ टास्क वगैरह मिलते हैं। उसमें एक टास्क ऐसा होता है कि वो बोलते हैं आप अपने आप को बिग बॉस के शो में कौन से नंबर पे देखते हो? तो कुछ लोग रहते हैं जो बोलते हैं मैं अपने आप को 9th नंबर पे देखता हूं। They themselves prove कि they are not enough worthy to be in first 3, first 5, first 2। तो जब तुम ही अपने आप को 11वें 12वें नंबर पे रखे हो तो दुनिया तुमको क्यों फर्स्ट नंबर पे मानेगी और जानेगी? तो एटलीस्ट आपको और किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए, सबसे पहले किसका फेवरेट होना चाहिए? मैं बेस्ट हूँ, ये आप खुद फील करना शुरू करो। लोगों को भले लगे एरोगेंस, बट आपको वो फीलिंग आना चाहिए, वो गट आना चाहिए, आई एम दी बेस्ट। जब खुद मानोगे बेस्ट, तब पीपल विल रिफ्लेक्ट अपॉन दिस। हम खुद ही अपने आप को इनफ वर्दी नहीं मानते हैं, हम बोलते हैं अरे ओके ओके टाइप से, मुझे कौन चांस देगा, मुझे कौन करेगा। फाइन। तो अब कभी भी कहीं पर जाओ, किसी भी मीटिंग हॉल में, सेमिनार में, कहीं भी वर्कशॉप में जाओगे या खुद भी इंटरव्यू कंडक्ट करोगे या कोई दूसरा भी कंडक्ट कर रहा हो, कहाँ बैठना है आपको? फर्स्ट रो, फर्स्ट सीट। वो आपको फिर आके बोल दे कि प्लीज मैडम कुड यू प्लीज सिट इन सेकंड रो बिकॉज दीज आर द ऑलरेडी booked or reserved for the guest or eminent people, that is okay, fine enough। वहाँ फिर हम लोग डिग्निटी से हम लोग शिफ्ट कर लेंगे अपने आप को, लेकिन आप अपने आप को कहाँ वर्दी मानोगे? वहीं के लिए। वो अलग बात है कि फिर व्यवस्था के अकॉर्डिंग कोई बोल दे कि 1 मिनट सारे टीचर आ गए बेटा, आप पीछे वाली पे सब शिफ्ट हो जाओ, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन ऑन द सेम पीयर ग्रुप आप अपने आप को कहाँ रखोगे? फर्स्ट में, टॉप पे। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपको सभी। फाइन। हम लोग, सर लैपटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, फाइन। तो मैं स्टार्ट कर दूं सेशन, मतलब मेरे को उसकी जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, पीपीटी इनके लिए रेफरेंस है कि ये उसको रिलेट कर पाएंगे। मैं तो फिर आई कैन स्पीक आउट एन आवर्स। हम एक इंदौर पुलिस में कोर्स चलाते हैं, साइबर क्राइम कैप्सूल कोर्स, स्मॉल। दैट कैप्सूल कोर्स इज कंप्राइजेस विद 19 आवर्स। सबसे छोटा कोर्स है 19 घंटे का।
और हम 6 दिन में खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है मंडे टू सैटरडे, और वो भी दोपहर का नून टाइम होता है हमारे पास 3 से 6 का, क्योंकि उसके बाद पुलिस स्टेशन में रोल कॉल हो जाता है, ड्यूटी अलॉट होती है कि रात्रि गश्त कौन करेगा और यहाँ का कौन देखेगा, बीट की ड्यूटी कौन देखेगा। तो पुलिस के पास बस जो बीच का समय होता है पुलिस स्टेशन के पास वो 3 से 6 का होता है, जो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, मतलब उतना उनको कोर्ट वगैरह भी काम खत्म हो चुका होता है, कोर्ट का भी चालान पेश करना, मुंशी को जो करना, या फिर कोई मीटिंग्स होती है कमिश्नरेट में, वो भी सब खत्म हो चुकी होती है। तो ये बीच का जो टाइम होता है इसमें अधिकारी थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। बाकी टाइम में तो उनको रूटीन जॉब इतना टफ है कि वो ये नहीं बोल सकते कि हमारी मीटिंग चल रही है, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, मीटिंग चल रही, कोई बंदोबस्त नहीं लिखेंगे, कोई प्रोसेशन में सिक्योरिटी नहीं देंगे। फाइन, नाउ आप मंगा रहे हैं, मैं स्टार्ट कर दूं, ला रहे, फाइन। तो कल हम देख रहे थे, हमने कल देखा था कि वेरियस तरह के फ्रॉड होते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया फ्रॉड में हमने देखा था कि किस तरह से आपको फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। स्पेशली जो अभी एक चीज चल रही है जिसको हम बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन मतलब मैंने बताया था आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल किया जाता है, उसका पूरा इंटेंशन यही होता है कि वो आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लिया जाए और आपको ब्लैकमेल किया जाए और फिर आपको हैरेस किया जाए। लेकिन आप तभी हैरेस हो सकते हैं जब आपको लॉ के बारे में आप थोड़े भी अननोन हो, या फिर आपको पता नहीं हो लॉ के बारे में। अगर आपको थोड़ा लॉ के बारे में पता, इसलिए ये मैंडेट होना चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं नीति आयोग के लिए भी। अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा है कि सारे हायर एजुकेशंस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और कोई चीज की ट्रेनिंग दो मत दो आप, लेकिन आपको आईटी लॉ का एक बेसिक कोर्स सबके लिए होना चाहिए। भाई ट्रैफिक नियम सबके लिए होना चाहिए। जब सबको गाड़ी मिल रही है तो सबको डिवाइस मिल रहे हैं, तो सबसे पहले उसको पता तो होना चाहिए हाउ टू हैंडल दिस डिवाइस सिक्योर एंड सेफ। नहीं तो या तो इससे दूसरे को एक्सीडेंट करेगा या खुद को भी एक्सीडेंट कर लेगा। दूसरे को कैसे एक्सीडेंट करेगा कि किसी के बारे में भी कोई ऐसी अनडिग्निफाइड पोस्ट डाल दी गुस्से में, और उसको पता नहीं कि लॉ में ये क्राइम है, तो आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। अब हम लोग यूज करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा आप लोग यूज करते हो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूज करते हो, बट हमारे पास ऐसा कोई कोर्स नहीं डिजाइन किया गया, ना किसी ने बताया गया हाउ टू यूज व्हाट्सएप और दिस सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली अकॉर्डिंग टू लॉ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाते समय बिना किसी व्यक्ति की परमिशन के, अगर आप किसी व्यक्ति को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, वो व्यक्ति उस ग्रुप से बाहर हो जाता है, आप उसको फिर किसी दूसरे ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, वो फिर बाहर हो जाता है। 3 बार से ज्यादा अगर आप इस तरह से चीज को पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, और पर्सन अगर इसको रिपोर्ट करता है तो आपके अगेंस्ट ऑफेंस कायम हो जाएगा, अपराध कायम हो जाएगा। इसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं हम। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना, लेकिन ऑनलाइन स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी के ऑनलाइन संचार के माध्यमों से किसी की वर्चुअल प्रेजेंस पे निगरानी रखना, किसी को सर्विलेंस पे रखना। वो लड़की कब से कब ऑनलाइन रहती है, वो लड़का कब से कब ऑनलाइन रहता है, वो कितनी देर तक ऑनलाइन रहता है, उसका स्टेटस देखना, उसकी टैग करना, उसको अननोन व्यक्ति को टैग करना, उसकी पोस्ट पे रिव्यू करना, कमेंट्स करना, जबकि वो आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है। इसको हम साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में डालते हैं, और ऐसा व्यक्ति कोई करता है, कराता है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो अगर आप किसी को व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर फेसबुक रिक्वेस्ट भेजते हो बिना किसी की काइंड कंसर्न लिए, तो इट्स ए क्राइम। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब आपको पता होगा तो फिर आप वो चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है यार इसमें कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेंगे, अननेसेसरी में मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, और फिर एफआईआर के बाद फिर मेरे को भी वो लॉयर करना पड़ेगा, एंड दिस इज ए लीगल प्रोसेस। तो फिर वो वैसी चलती है जैसे नॉर्मल कोर्ट की प्रोसीजर्स चलती। एक और चीज है जो आपको साइबर अपराध में ध्यान रखने की, मैं अभी लॉ पढ़ाऊंगा कल आपको, हम थोड़ा आईटी लॉ देखेंगे। बाकी हमारे पास जो भी सीआरपीसी आईपीसी है, इसमें जितने भी जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, इसमें हमारे पास समझौते की गुंजाइश होती है। समझौते की गुंजाइश होती है मतलब आपने मेरे खिलाफ कंप्लेन की आईपीसी के तहत, तो कोई मेरे पे अंडर सेक्शन लगी, बाद में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया तो कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आईटी एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें कॉम्प्रोमाइज वंस IT Act will be applied, then there will be no scope of compromise. उसके लिए फिर कोई जगह नहीं होती, क्योंकि IT Act में लिखा हुआ है कि एक बार IT Act के अंदर में कोई इंटरसेक्शंस किसी ने अप्लाई कर दी तो आपको ये पूरा एपिलेट तक ले जाना ही पड़ेगा, कोर्ट के सामने, बिफोर कोर्ट आपको इसको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा केस को। फिर इट्स अप टू द ऑनरेबल कोर्ट कि वो आपको इसमें समझौते के लिए राजी होते हैं नहीं होते। पर उसमें भी ये होता है कि जब ऑनरेबल कोर्ट का आपने 3 महीने का समय बिगड़ता है, इसमें 90 दिन के अंदर चालान पेश होता है, पुलिस चालान पेश करती है, इसको हम चार्जशीट बोलते हैं हिंदी में चालान बोलते हैं, इंग्लिश में चार्जशीट बोलते हैं।
तो ऑनरेबल कोर्ट भी इसमें कुछ ना कुछ सजा देती ही है कि हम लोग यहाँ पे वी आर नॉट फुल सिटिंग हियर एंड देन यू आर मेकिंग आवर टाइम वेस्ट। तो ऑनरेबल कोर्ट भी कुछ ना कुछ सजा देता ही आईटीए। इसलिए आप ध्यान रखना कि आईपीसी की कोई धारा लग गई तो थाने, इसीलिए पुलिस की जब मैं बात करता हूँ, हम लोग पुलिस ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो थाना प्रभारी जो होता है, जो टीआई जिसको हम बोलते हैं, थाना इंचार्ज बोलते हैं जिसको, वो इस तरह के आईटी एक्ट की धाराएं लगाने से बचते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वंस इट विल बी अप्लाई देयर विल बी नो स्कोप ऑफ कॉम्प्रोमाइज। फिर वो लड़की चाह के भी बोले या लड़का चाह के भी बोले नहीं नहीं सब हम मैंने गलती से बोल दिया था, शायद ये नहीं था, शायद इसने ऐसा नहीं बोला था, या मैं इसमें कोई केस नहीं चाहती हूँ, फिर भी उस पर अपराध कायम होगा ही होगा अगर आईटी एक्ट लग गया है। तो सीआरपीसी और आईपीसी में अंतर ये है कि वहां पर हमारे पास स्कोप होता है कॉम्प्रोमाइज का। आईटी एक्ट लगने के बाद वो कोर्ट तक जाएगा ही जाएगा फैसला, थाने लेवल पर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। इसलिए पुलिस जहाँ भी बात होती है, आईटी एक्ट लगाने की बात होती है, तो इसमें गहन विवेचना करके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को अच्छे से थॉरोली करके उसके बाद ही आईटी एक्ट अप्लाई होता है, क्योंकि ये दी पावरफुल एक्ट है। इसमें अगर इसमें इंटरसेक्शंस लग जाती है तो फिर इसमें इसको कोर्ट तक जाना ही पड़ता है। और कोर्ट में जाएंगे तो जज भी जो बैठे हैं वो फ्री नहीं बैठे हैं, उन्होंने आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा बच्चों का खेल बना रखा है तुमने, तो कुछ ना कुछ सजा तो आपको देते ही, फाइन करते ही करते हैं। तो आपको बचना चाहिए, इसलिए आईटी एक्ट सबको पता होना चाहिए। अब हम बोलते हैं कि सिक्योरिटी फीचर्स को कैसे इनेबल करके रखें। तो आपको जितने भी सोशल प्रोफाइल में इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। देखिए अभी तक तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब यूज कर रहे थे, लिंक्डइन पर हमने कभी भी इनके सिक्योरिटी सेटिंग में जाने की जहमत नहीं उठाई। वो पैंडेमिक के पहले तक तो चलता था, लेकिन अब जिस तरह से साइबर अपराध हो रहे हैं, आपको अपने सिक्योरिटी मेजर्स और फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं? सबसे पहले लॉगिन अलर्ट। फेसबुक में एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आप लॉगिन अलर्ट्स पे देख सकते हैं कि आपकी आईडी अभी जस्ट रिसेंटली किसी ने कहीं लॉगिन की है क्या, या फिर कोई ने, है ना, तो आपको मैसेज आ जाता है, इधर इट विल कम ऑन योर सेलफोन, मोबाइल पे, या फिर अगर आप उसको एसएमएस ना करेंगे, ईमेल करेंगे तो आपको ईमेल पर वो मेल आएगा। तो मेल पे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि कई बार होता है हैंडहेल्ड डिवाइस हमारे हाथ में नहीं होता उस समय पर, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको डिलीट भी कर सकता है हमारे एसएमएस को, हमारे बिना देखने के पहले। लेकिन ईमेल का लॉगिन पासवर्ड सिर्फ हमारे पास ही होता है, कीपिंग विद अस। तो आप हमेशा लॉगिन अलर्ट सेट करके रखिए कि कोई किसी व्यक्ति ने आपकी मर्जी के बगैर या आपकी प्रेजेंस एब्सेंस में इसको आपकी कोई आईडी को लॉगिन किया है क्या। भले आप स्वयं ही हो तो आप इग्नोर कर देते हैं, वो मैसेज आता है आपको कि इफ इट इज यू देन इग्नोर इट, अदरवाइज फाइल ए कंप्लेन और फिर ब्लॉक कर दीजिए इसको। दूसरा, हमारे पास एक फेसबुक में ऑप्शन होता है कोड जनरेटर। कोड जनरेटर का मतलब होता है कि आप कुछ कोड, अगर लॉगिन अलर्ट भी कर रखी, कुछ ऑफिसेस में ऐसा होता है कि जीमेल ऑटोमेटिकली 24/7/365 ऑन ही रहता है उनके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, और एक सिस्टम पे 3-4 लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते होता है। हम इंचार्ज रहते हैं तो कई बार हम बोलते हैं मैडम को आप ये बना देना, तो जब तक मैं आ रही हूँ लेक्चर लेके, या आप थोड़ा ये काम कर लो, या अब मिलके जब हम रिसर्च कोई हमारा कॉन्फ्रेंस करते हैं तो रिसर्च पेपर कलेक्ट करना है, फिर उसकी स्क्रूटनी करना है, फिर हम सॉर्टिंग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं एकेडमिक्स में। तो ऐसे ऑफिस में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो एक ही सिस्टम पे मल्टीपल लोग बैठते हैं, जहाँ पर एक जीमेल जो ऑफिशियल जीमेल है वो ओपन ही रहता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फेसबुक लॉगिन्स के अलर्ट्स हैं, या जहाँ जिस व्यक्ति ने आपको टैग किया उसमें ईमेल पे आता जाता है कि सो एंड सो पर्सन टैग्ड यू, सो एंड सो पर्सन इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे टुडे, सो एंड सो पर्सन इज टेक्स्ट यू लाइक कमेंट ऑन योर पोस्ट समथिंग। आप नहीं चाहते कि वो कोई दूसरा भी व्यक्ति देखे या खोल, क्योंकि वो जैसे उस पर क्लिक करेगा, जीमेल तो ऑलरेडी लॉगिन है, फेसबुक खुल जाएगा आपकी आईडी, देन इट विल बी अ प्राइवेसी लॉस। आपकी प्राइवेसी लॉस हो सकती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई सब लोग उसको देखें। तो वहाँ पर कोड जनरेटर का एक ऑप्शन होता है, फेसबुक में सेटिंग में जाकर आप कोड जनरेट कर सकते हैं। जब तक वो कोड नहीं डालेंगे वो ईमेल ओपन नहीं होगा। ईमेल पे नोटिफिकेशंस तो आएंगे, लेकिन नोटिफिकेशंस पे क्लिक करने के बाद वो कोड नीडेड होगा। वो कोड 4 डिजिट का, 6 डिजिट का आप खुद सेट करेंगे, कुछ भी हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है, वो आप अपने प्रूडेंस यूज करके, खुद का बुद्धि विवेक यूज करके कुछ भी ऐसा दे सकते हैं अनयूजुअल सा कि लोग गैस ना कर सके उसको अंदाजा ना लगा सके उसकी, फाइन। तो आप कोड जनरेटर करके रखें। दूसरा होता है ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट। ये सबसे बड़ा फीचर है, ये सबको फेसबुक में जितने बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको ये ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट में जाकर, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट में जाकर आपको 3 से 5 कोई आईडी इसमें सिलेक्ट करना होती है जो ऑलरेडी आपके फेसबुक फ्रेंड है। तो वो किस लिए काम आती है कि एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी सपोज समबडी हैक्ड योर प्रोफाइल। अब मैडम का मेरे पास फोन आता, सर मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है वो कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है, और मैडम ने ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट पे पहले ही 3 व्यक्तियों के नाम डाल रखे हैं,
उस केस में जब ये उसको रिकवर करने के लिए जाएंगे अकाउंट को कि आई फॉरगेट माय पासवर्ड, फॉरगेट माय ईमेल एड्रेस आल्सो, तो फेसबुक क्या करता है फिर रैंडमली, सपोज मेरे फेसबुक पेज पर 2500 लोग हैं, 2.5 के लोग, तो वो रैंडमली कोई 4 या 5 लोगों को वो कोड भेजेगा। अब आप उनको टेलीफोन करो, वो बता भी देगा कि आपको ये 5 लोगों को कोड भेजा है मैंने, उसमें एक रेखा मैडम है, एक आप है, एक आप है, लेकिन आपसे मेरा अभी 3 साल से कोई संबंध नहीं, मुझे ये भी नहीं पता आप कहाँ पोस्टेड है, और मेरे पास उनका आई हैव लॉस्ट हिज कॉन्टेक्ट ऑल्सो। उस केस में आप फंस जाओ। तो आपको एडवांस में पहले से ही जाके फेसबुक की सेटिंग में जाके ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट में ऐसे 3 लोगों की आईडी देना है जो आपके रीच में हो, जो आपकी पहुंच में हो। तो आप नेचुरली किनको दोगे? अपने फैमिली मेंबर्स की आईडी दोगे, जो आप कभी भी इनको 24/7 आप जिनको कॉल कर सको। तो आपने मम्मी पापा अंकल चाचा बुआ दीदी उनकी आप आईडी देंगे, और ये 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 आईडी दे सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रिकवरिंग योर अकाउंट बैक, फेसबुक विल सेंड कोड्स, रिकवरिंग कोड्स टू ऑन ऑल 3 आईडीज, और वो आपको ऑप्शन भी देता है एक एक कोड उनसे पूछो और इसमें डालो, पेस्ट करो, और वो उनके फेसबुक पे आएगा जिनकी हमने आईडी डाली, उनको अपना फेसबुक लॉगिन करना पड़ेगा, और वहां पर कोड आएगा कि दिस इज द कोड फॉर रिकवरिंग अकाउंट ऑफ सो एंड सो। वो आपको या तो व्हाट्सएप पे बता दें, फेसबुक कॉल करके बता दें, या आपको टेक्स्ट कर दें, या आपको वर्बली बता दें कि ये कोड है। तो आप वो 3 कोड अलग अलग आईडी के कोड रहेंगे, अलग अलग लोग आपको देंगे, तब आपका अकाउंट आप रिकवर कर सकते हो। और अगर आपने ये नहीं करके रखा हुआ है तभी भी वो कोड तो जनरेट करेगा, लेकिन 2500 में से किन्हीं 3 या किन्हीं 5 को करेगा। वो ऐसे 5 हो सकते हैं जो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड हो या कोई स्टूडेंट हो। तो हम जिसका भी फेसबुक पे आईडी एक्सेप्ट करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं फ्रेंड की, तो हम उसका नंबर नहीं जानते कई बार। जैसे अभी कुछ लोगों ने कल मुझे रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पेज पर, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, बट उन बच्चों का मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है। तो वंस दे बिकम माय फ्रेंड, तो हो सकता है रैंडमली, अगर मैं पहले से फिक्स करके नहीं रखूंगा यहाँ पर एडवांस में 3 ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट, तो रैंडमली कोई भी कॉन्टेक्ट ले लेगा वो और उनको भेज देगा। और फिर मैं पूछता रहूंगा कि अरे उससे तो मेरी 6 साल हो गए बात किए, पर वो मेरा फेसबुक फ्रेंड तो 2012 से, और अब अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता, और अब उसका फोन नंबर भी नहीं मिल रहा है। और जो थर्ड पर्सन था हमारे बीच में, वो व्यक्ति भी शायद कहीं स्विच कर गया। उस केस में आप डिलेमा में आ जाओगे, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो इसलिए वेल इन एडवांस आपको क्या करना है, ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट पहले से मेंशन करके रखना। दूसरा, रिव्यू टैग्स, आपको अपने आईडी पर जाकर देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपको टैग कर रहा है। एक बार होता है ना, अननोन लोग हमको टैग कर देते हैं, तो आप उनको अनटैग कर दीजिए। भाई ये व्यक्ति मुझ में, स्पेशली गर्ल्स में, अच्छा फोटो हुआ तो कोई आपको टैग कर देता है, आपको कमेंट करने लगे आपकी पोस्ट पे, तो आपको विजिलेंट रहना, अलर्ट रहना कि सो एंड सो पर्सन व्हाई इज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट ऑन मी। ये तो मेरा फ्रेंड भी नहीं है एक्चुअली में डायरेक्ट में, तो वहाँ ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि देखो मेरी कितनी फैन फॉलोइंग है। वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि ये अननोन व्यक्ति क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, जबकि मेरा नीदर ही इज माय फ्रेंड नॉर ही इज माय रिलेटिव। तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को आपको विजिलेंट रहना है कि इसको थोड़ा अवॉइड करना है। पर हम लोग क्या करते हैं और खुश हो जाते हैं, जैसे इंस्टा पे आपने कोई चीज़ डाली, पोस्ट डाली, रील डाली, पता नहीं कौन कौन आपको लाइक कर देता है, क्योंकि उस पर तो रील रैंडमली लोगों को दिखती है। फिर आप उसको कई बार फ्रेंड भी बना लेते हो, कि एक्सेप्ट कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो उसको, कि इतना मेरे कंटिन्यू मेरी रील या मेरे कंटिन्यू मेरी पोस्ट को ये लाइक करती है या करता है। आपको पता नहीं वो एक्चुअल आईडी है कि नहीं, क्योंकि इस वर्चुअल स्पेस में पर्सन की आइडेंटिटी सिर्फ उसकी एक डीपी है। डीपी से कैसे पता चलेगा कि वो सच में महिला है या पुरुष है, या सच में कोई वो प्रिया नाम की लड़की है या डॉली नाम की लड़की है भी, या कोई देवेंद्र नाम का लड़का है जिसने डॉली से आईडी बना रखी। तो वहां पर आपको विजिलेंट रहने की जरूरत है। अननोन व्यक्ति से तो वैसे भी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अननोन डीएम भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट है ना, इंस्टा पे बहुत सारे डीएम आते हैं, उसमें भी जो लिंक होती है उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, उससे भी आपकी वो फिशिंग लिंक होती है, थोड़े समय के लिए जनरेट होती है, और आप जैसे ही वंस यू क्लिक ऑन दैट दे विल स्टील योर इन्फॉर्मेशन, वो आपकी जानकारी चुरा लेती है और थोड़े दिनों बाद वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो पुलिस के लिए भी इशू हो जाता है कि अब उसको इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी इनेबल हुई थी और वो फिर क्या हो गई, डिसेबल हो गई, डिसअपियर हो गई। तो हमारे पास तो यूआरएल ही होती है पूरी, वो यूआरएल को ही हम 91 सीआरपीसी का नोटिस देते हैं फेसबुक को या फिर इंस्टाग्राम को या फिर लिंक्डइन को या गूगल को। उसके बेसिस पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसको हम हिंदी में मध्यवर्ती बोलते हैं, ये सारे चाहे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे
सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, इनके सारों के सर्वर यूएस में है, अमेरिका में। तो हमारे देश की जो एजेंसियां जब इनको नोटिस देती हैं तो हमारे वहाँ तो हम उनको नोटिस देते हैं, नोटिस मतलब they supposed to comply on that, but they will not take our notice as a notice। वो अपने हिसाब से फेसबुक या गूगल, हम आज भी फेसबुक का हम कोई आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए कोई आईडी का भेजते हैं 91 सीआरपीसी में, जो विवेचक भेजता है हमारे यहाँ से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फेसबुक लॉ एनफोर्समेंट के पेज पर जाकर। तो अगर यूरोपियन कंट्री का कोई आईपी एड्रेस होगा तो वो कई बार हमको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं, ड्यू टू some one or another reason we are unable to give you the IP address of that particular ID। तो वो उसको नोटिस की तरह नहीं लेते, वो रिक्वेस्ट की तरह लेते हैं। माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, क्योंकि आपके देश में उनका कानून नहीं लगता और आप उस पोजीशन में भी नहीं हो कि आप उनको ड्यूटी बाउंड कर सको कि आपको तो देना ही पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। उस केस में वो आपको बोलते हैं यू सपोज टू कम टू अस विद एमलेट। एमलेट लिख लो, एमलेट, एम कैपिटल में लिखना, LET, म्यूचुअल लीगल, एम लिखो कैपिटल में, एम, फिर एल, फिर ई और टी। एमलेट क्या होता है, इसको गूगल भी कर सकते हो। म्यूचुअल लीगल, क्या हुआ, म्यूचुअल लीगल एमलेट, LAT है, LAT, LET नहीं है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी इसको बोलते हैं, जो मित्र देशों के बीच में एक ट्रीटी होती है कि हमारे देश की एजेंसियों को जब जब जरूरत पड़ेगी तो आप हमको असिस्ट करेंगे, आप हमसे क्या करोगे, कोऑपरेट करोगे। लेकिन वो कब होता है, वो कुछ विशेष केसों में एमलेट के लिए थ्रू मांगते हैं। एमलेट की प्रोसीजर इतनी टिपिकल है कि हमारे यहाँ का विवेचक लिखेगा अपने एसपी को, हमारा एसपी लिखेगा कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब लिखेंगे हमारे डीजीपी को, डीजीपी लिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और गृह मंत्रालय से उनके गृह मंत्रालय को जाएगी। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि नहीं देना, क्योंकि एक 2-2.5 हज़ार के या 5 हज़ार के एक आईडी के लिए आपको लगता है क्या कि आपके यहाँ का जो विवेचक है वो एसपी को लिखेगा, और एसपी के पास इतना समय है, उसके अंडर में इतने थाने हैं। फिर एसपी चलो उसको फॉरवर्ड कर भी दे तो वो किसको जाएगी, कमिश्नर को, कमिश्नर के पास इतने एसपी हैं। फिर कमिश्नर भी आउट ऑफ जनरल सिटी इसको भेज दे PHQ भोपाल, तो डीजीपी साहब के पास ऐसे कितने कमिश्नर हैं। और डीजीपी सर भी अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज दें तो गृह मंत्रालय में से कई डीजीपी के लेटर पड़े हुए हैं, धूल खा रहे हैं। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है एमलेट के थ्रू भी। और स्पेशल जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है, इस तरह के कोई सेंसिटिव केसेस होते हैं जहां पर हो सकता है कि कोई कम्युनल राइट हो सकता है, कुछ हो सकता है, उस केसेस में फिर हमको वो एमलेट के थ्रू ही जाना पड़ता है, और उसमें फिर वो थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक होती है, और फिर उसमें हमको क्या मिलता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में विवेचक इतनी पेन लेता भी नहीं। तो आपको टू अवॉइड दिस सिचुएशन आपको क्या करना है, देखते रहना है। फिर लिंकिंग सर्चिंग इंजन्स, आपको ये भी देखना चाहिए कि सर्च इंजन पे आपकी आईडी आ रही है क्या। अभी आप जाओगे गूगल पे, कितने लोगों के पास मोबाइल है अभी, गूगल खोलो सभी लोग। अच्छा अभी नेटवर्क इशू, चलो बाद में खोलना, आप गूगल खोलना, गूगल पे जाकर आप सर्च करो कि वो व्यक्ति लिंक है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो है, जैसे मेरा आप डालोगे गूगल पे, डाल के सिर्फ लिखो गौरव रावल साइबर सिक्योरिटी, इट विल कम समथिंग। तो आपको कोई भी चीज को पहले कोई भी व्यक्ति को सर्च करके उसको देखो कि वो अगर उसकी प्रोफाइल बनी है, ऑथेंटिक प्रोफाइल है उसकी इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, तो गूगल पे जरूर उसकी प्रोफाइल आएगी। और अगर नहीं आ रही मतलब फेक प्रोफाइल है। क्योंकि आ क्यों रही है, कोई भी प्रोफाइल कब ट्रेंड करती है, कब टॉप पे आती है। अभी आप गौरव रावल साइबर सिक्योरिटी करोगे तो सबसे टॉप पे मैं आऊंगा। तो आपकी जो प्रीवियस पोस्ट है वो आपको रैंक देती है गूगल पर, और पोस्ट के कंटेंट भी, कि किस तरह के कंटेंट आप डाल रहे हो, राइट, तब आप ट्रेंड करते हो, तब आपकी रील ट्रेंड करती है। तो वो पूरा एक मैकेनिज्म है, वो पूरा एक सॉफ्टवेयर, एनालिटिका सॉफ्टवेयर है, उसके हिसाब से आपको टॉप पे रैंकिंग पे आपको लाता है। तो आपको कोई भी व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि अगर उसने फेक आईडी बनाई तो वो कोई पोस्ट करेगा नहीं उसमें से, वो तो उसने फेक बनाने के, लोगों को चीट करने के लिए बनाई। लेकिन अगर जेन्युइन कोई आईडी है तो उसमें से नेचुरली 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले उसने कुछ ना कुछ पोस्ट किए होंगे, कुछ फ्रूटफुल पोस्ट किए होंगे, शेयर किया होगा कुछ ना कुछ, तो उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे उसको गूगल, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर उसने कोई इमेजेस डाले होंगे तो आप गूगल सर्च पे उसका नाम डालोगे, उसकी आईडी का नाम डालोगे और इमेज पे जाओगे तो कुछ इमेज दिखेगी, हो सकता है उससे रिलेटेड हो, नहीं तो
कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि वो फेक आईडी, उसका कोई भी कंटेंट, कोई बेस नहीं है उसका, मतलब वो सिर्फ बनाई लोगों को चीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको लिंकिंग सर्च इंजन पे भी देखना पड़ेगा जाकर। तो थोड़ा सा आपको, अब कोई भी, मैंने बोला टेक्नोलॉजी, मैंने जितने भी सोशल मीडिया बताया था, ये नहीं बताया कि आपको कोई भी यूज नहीं करना, पर आप हर चीज आप अवेयर होकर करोगे और जागरूक होकर करोगे। अभी तक आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अनअवेयर होकर कर रहे हो, यूज तो कर रहे हो टेक्नोलॉजी, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। पर आपको अब सब चीज कैसे करना है, अवेयर होकर करना, अलर्ट होकर करना है। ऐसे एवं ही नहीं कोई भी किसी पे क्लिक कर दोगे, एवं ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेज, भाई कॉलेज से कोई आया कि गूगल फॉर्म भरना, ये इन्फॉर्मेशन है, टीचर को फोन लगा के बोलोगे मैडम मैंडेट है क्या, तो आपको भरना है, क्योंकि हो सकता है मैडम के नाम से कोई दूसरा भी आपको भेज सकता है लिंक, और आपकी इन्फॉर्मेशन गूगल फॉर्म के थ्रू हो जाएगी। आप सोचोगे कि हो सकता है मेरा असाइनमेंट का पार्ट हो, शायद कॉलेज ने भेजा है तो भर के भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नंबर रोक लेंगे, नहीं तो ये एलिजिबिलिटी खत्म कर देंगे एग्जाम में बैठने की, और आप पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी भेज दोगे किसी अननोन पर्सन। तो पहले कंफर्म करो कि अथॉरिटी से कि क्या ऐसा आपने ये भेजा है और क्या ये मैंडेटरी है। अगर मैंडेटरी होगी तो ही आप उसको भरेंगे, नहीं तो आप फिर इट्स योर ऑप्शन। तो मैंने इसलिए बताया कि अब आपको क्या करना है, अब आपको सब जगह आप अपनी ईमेल भेजते हो, तो आपको एक फर्जी ईमेल बना के रखना है। फर्जी ईमेल मतलब जिसको आप सब जगह थोक में बांटो, और एक ऐसा ईमेल होगा जो ऑफिशियल ईमेल होगा, जो आपके आधार पे, आपके पैन कार्ड पे, आपके वोटर आईडी पे और आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे, और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की चीज़ मांगेगा वहाँ पर आप दोगे ऑफिशियल। और एक दूसरा बना के रखोगे एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, वही जहाँ जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने का जो बोल रहा है वहाँ पर वो डाल दो बिना कोई सोचे। क्योंकि अगर जो ईमेल आपने अपने बैंक को दे रखा है वो अगर आपने ऐसे ही अननोन जगह पे शेयर कर दिया, देन इट विल बी चांसेस टू स्टील योर डेटा। तो आपको अपने जितने भी फाइनेंशियल क्रेडेंशियल जितनी चीज़ें हैं, या जो गवर्नमेंट की जो हमारी आईडीज हैं, चाहे वो आधार हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, या फिर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो, जहाँ जहाँ पर भी लग रही है वहाँ पर आप अपनी ऑफिशियल आईडी डालेंगे। और कोई ऐप डाउनलोड करना है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, लॉगिन मांगता है हमसे हर जगह, तो उसके लिए एक, जैसे आपका क्या नाम है, तो avantika123@gmail.com, ये आपका क्या नाम है, सुजल abc@gmail.com। एक ऐसी छोटी सी शॉर्ट ऐसी आईडी बनाओगे जिसको आप सब जगह यूज करोगे, जहाँ भी सुजल को जरूरत लग रहा है लॉगिन करने की, जो मांग रहा है ऐप मांग रहा है मुझसे। लेकिन अभी एक ऑफिशियल अलग बना के रखोगे जो आपको सिर्फ कॉलेज को देना है ना, जो हायर एजुकेशन पोर्टल पे अपन देते हैं वहाँ देना है, एडमिशन के टाइम देते हैं ना, फर्स्ट ईयर में भरा हुआ तुमने सबने पोर्टल में पूरे 30-42 एंट्री भरी होगी बैठ के एडमिशन के समय, वहाँ पे ऑफिशियल मेल आईडी मांगता आपका और पेरेंट्स का दोनों का, तो वहाँ पर ऑफिशियल आईडी देना। तो आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करो। दूसरा, यू सपोज टू, अभी आज के समय में बड़ा कॉमन फिनोमिना है कि 2 सिम होना किसी के पास, तो ऐसा अनयूजुअल चीज़ नहीं है, लोगों के पास होते हैं 2 सिम, नहीं भी हो तो रखो, एक सिम रखो सारे इंटरनेट यूज करने के लिए, सारे आईडी यूज करने के लिए जो अभी आप यूज कर रहे हो। एक सेपरेट सिम इशू करो जिसको सिर्फ आप 4 चीज से कनेक्ट करके रखोगे, जिसको आप रजिस्टर्ड करोगे अपने आधार कार्ड पे, जिसको रजिस्टर्ड करोगे वोटर आईडी पे, जिसको पैन कार्ड पर और ड्राइविंग लाइसेंस पे, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट आईडीज है वहाँ। तो इनसे रिलेटेड जो भी OTP आएंगे वो उस सिम पर आएंगे, और वो सिम एक सेपरेट डिवाइस में रखोगे आप। फिर आपको जितना इंटरनेट यूज करना है, अनसेफ करना है, एंटीवायरस डालना है, नहीं डालना है, कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी आईडी और वो हमारी सिम कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई उसको कितना भी चीट कर ले उसको OTP आना ही नहीं है। तो अब आपको, जैसे हम लोग we used to use 2 brooms, हम 2 झाड़ू यूज करते हैं घर पर, एक पूजा घर की झाड़ू होती है, उसका स्कोप कितना होता है, उतना लिमिट का, बस छोटी सी होती है वो। उसको हम हॉल में लाते हैं क्या? नहीं। उसको किचन में लाते हैं? नहीं। उसको मोरांदे में लाते हैं क्या? नहीं। उसको रोड के बाहर लाते हैं? नहीं। उसका स्कोप नहीं है। तो आपको एक सिम और एक आईडी ऐसी बनाना जिसका स्कोप सिर्फ इन गवर्नमेंट आईडी तक रहेगा, और एक दूसरी रहेगी वो यूनिवर्सल रहेगी। जैसे जो कोडिंग के लोग वो समझते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में अंतर। तो ग्लोबल मतलब फिर वो सब जगह चलेगी, वो झाड़ू टेरेस पे भी हम यूज करेंगे, वो घर के बाहर भी यूज करेंगे, उसका फटका लगाना हो तो गलियारे में भी लगा देंगे, और उसको घर के अंदर नहीं लाते, फिर वो किचन में नहीं आती, वो पूजा घर में नहीं आती। तो आपको एक सिम ऐसी रखना है जिसपे आप सारी आईडी चलाएंगे, और वो ईमेल आईडी भी वो ऐसी रखना है जो आप सारी आईडीज पे रखेंगे, पर वो कोई भी बैंक में वो सेम आईडी शेयर नहीं होना चाहिए। दिस इज द थंब रूल, गोल्डन रूल टू बी
cyber safe in this virtual space. Otherwise, one or another app, one or another application, one or another portal will steal your data and you will be in trouble. तो 2 SIM रखो, 2 ID रखो, तो आप हमेशा सुरक्षित रहो। फिर आपको कोई भी अनसेफ, मतलब फिर आपको एंटीवायरस हो नहीं हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं। शेयर भी हो जाए पासवर्ड तो कोई इशू नहीं, हैक भी हो जाए वो आईडी तो कोई इशू नहीं है। क्यों? और जब आप ये आईडी हम बनाएंगे जीमेल की, इस पे रिकवरी में अपना ऑफिशियल मेल डालेंगे। रिकवरी मेल कहाँ डालेंगे? ऑफिशियल आईडी पे आएगा वो रिकवर, वो जनरल आईडी पे नहीं आएगा। तो आपको इतना आप स्मार्ट काम करेंगे। तो नाउ डेज यू सपोज टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट क्या होता है पता है? क्या होता है स्ट्रीट स्मार्ट, कोई बताए? स्ट्रीट स्मार्ट समझते हो? जैसे आपका क्या नाम है बेटा? आप पीछे बेटे। हाँ यस यू। आप हाँ आप ही आपके पीछे। हाँ नहीं आप आपको पूछ रहा हूँ, दीदी का। हाँ अरे कौन? मैं करीना कपूर। आप ही? तनीषा। कौन मैं? तनीषा। तो स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब क्या होता है? तनीषा। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है कि तनीषा रोड पे जा रही है और कोई आपसे अननोन व्यक्ति आके पूछे मैडम आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हेलो हु आर। अच्छा छोड़िए आपका एड्रेस क्या है, तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी आप कौन है, कहाँ से? फिर बोला चलिए अच्छा छोड़िए आपका मोबाइल नंबर तो दे ही दीजिए, तो आप क्या बोलोगे? हेलो बी इन योर कॉलर। इतना स्वीट स्मार्ट रहते हैं ना कि बिना किसी अनजान व्यक्ति को ना अपना नाम बताते हैं, ना अपन कहाँ रहते हैं ये बताते हैं, ना हम उसको अपना मोबाइल नंबर बताते हैं, ना अपनी ईमेल आईडी बताते हैं। इतना स्मार्टनेस हम कहाँ रखते हैं? रोड पे चलते समय इतने स्मार्टनेस हमें है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। कि अननोन व्यक्ति से ना उसको नाम बताना, ना अपना पता बताना, ना उसको अपनी आईडी बताना। लेकिन यही व्यक्ति जब हमको ऑनलाइन मिलता है तो उसने फ्रेंड एक कोई फेक आईडी बनाई और अपने से फेसबुक पे हमसे रिक्वेस्ट भेजी, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। उसके बाद पूछता है कि मे आई नो योर मोबाइल नंबर प्लीज। तो फिर क्या करते हो आप? फिर वही तनीषा बोलती 98 तो स्मार्टनेस क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। स्मार्टनेस क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। नहीं डोंट, मैं आपको नहीं डोंट, मतलब कल से तुम उसको ये बोलना तनीषा वो वाली। तो ये बच्चे बदमाश हैं। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तनीषा की जगह आप हो सकते हो, आप हो सकते हो, आप भी हो सकते हो। तो हमको उतना ही स्मार्ट जितना हम रोड पे चलते समय रहते हैं उतना ऑनलाइन भी रहना चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे, जैसे मुझे किसी ने लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसने मुझे हाय सर आई एम सो एंड सो मे आई हैव योर नंबर प्लीज। तो मैं बोलता हूँ प्लीज गिव मी द रीजन, but I wish to talk to you. I said you are comfortable here in the LinkedIn also, you can text me. क्या इशू है आपको? या आप व्हाट्सएप पे आप मेरे से बात कर रहे हैं, फेसबुक पे तो फेसबुक मैसेंजर पे बात हो सकती है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर क्यों दूं? राइट? तो इतना स्मार्टनेस होना चाहिए कि भाई आपका रीजन क्या है, किस हेतु आप मांग रहे हैं, मुझे वो तो बताइए। और अगर आपको सिर्फ रेस्क्यू करना है या फिर कुछ एडवाइस चाहिए तो वो तो आप यहाँ भी मांग सकते हो। उसके लिए मोबाइल नंबर की जरूरत। फिर वो हो सकता है वो ज़्यादा बात करेगी, सर हम आपको आप बुलाना चाहते हैं हमारे कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में हमारा सेमिनार कराना चाहते हैं। देयर इज अनदर। फिर हमको समझ में भी आता बातों से कि वो इंटेंशन क्या है। नहीं तो ऐसा भी होता है ना, रात की 2 बजे भी हेलो कैसे हो, मैं बोलता हूँ मोटा हूँ, थोड़ा लंबा हूँ, आपने पूछा कैसे हो, तो फिर वैसे वो अपन समझ जाते हैं ना इंटेंशन क्या है इनका। तो पहले शुरू किसने किया, तो फिर हम भी वैसे ही जवाब देंगे। फाइन। तो थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। आप ये एज में क्या होता है, टेम्पटेशन बड़ा होता है, और इस एज में क्या होता है हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। शायद मुझे ही बुला रही होगी, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। शायद मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग लगी होगी, शायद मैं उतना हैंडसम हंक हूँ वीर जी। नहीं आप तो हो वैसे, बट हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। और फिर हम सोचते हैं ऑनलाइन में शायद इसीलिए इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, शायद somebody हैव क्रश ऑन मी, फिदा हो गया होगा तो मैं अपना नंबर दे ही दूं। और एक बैकअप वाला नंबर भी तो सुनो, ये नहीं लगे तो ये भी है। तो बोलता ठीक है, इस पे तो चीटिंग होगी, दूसरे वाले पे भी तेरे को उतार दे ढंग से। तो
तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि अपने को अननोन संचार के माध्यमों से किसी का फोन नंबर आए, किसी का ईमेल आए। अभी बहुत सारे लोग, अभी तुम तो यूजी में हो, जब भी तुम लोग क्या होगा थोड़े समय बाद तुम अपने आप को ना naukri.com पे रजिस्टर करो, फाइन, देन यू विल गॉट अ फेक कॉल फ्रॉम अ पर्सन हु इज क्लेमिंग दैट दे आर कॉलिंग फ्रॉम naukri.com कि हेलो, जैसे आपका नाम क्या है, तो हेलो जिज्ञासा, आर यू जिज्ञासा, आप बोलो यस आई एम जिज्ञासा, तो हैव यू रजिस्टर्ड ऑन naukri.com, आप बोले हाँ यस यस सर, तो वी आर ए ओवरसीज कंपनी, वी आर लुकिंग फॉर ए पोटेंशियल कैंडिडेट and as far as we review your profile, you are the suitable candidate for us, so would you, there you have two options available with that whether you supposed to come to Delhi for the final interview, or if you are comfortable we can arrange your interview online, but you have to pay 2500 rupees for the registration process. अब आप सोचोगे दिल्ली का मेरे को रिजर्वेशन ही कराऊंगी मैं, एक बार का ही कितना लग जाएगा, सेकंड एसी ट्रेन से भी जाऊंगी, प्लेन तो भी छोड़ दो, तो भी मुझे कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये लग जाएंगे दिल्ली जाने और आने के, और एक दिन खराब होगा। पर अगर ये 5,000 रुपये में ऑनलाइन ही मुझे अरेंज करके दे रहा है तो मैं बोलती हूँ, आप सोचोगे कि, और फिर आपको बोलेंगे भी कि हम वी आर कॉलिंग फ्रॉम TCS इन्फोसिस, तो यू सपोज टू से दैट ओके इट इज़ जस्ट लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, कि मुझे HP से फ़ोन आ गया, मुझे इन्फोसिस से फ़ोन आ गया, TCS से फ़ोन आ गया, तो आप सोचोगे कि शायद मेरा प्रोफाइल इतना सूटेबल है, तो आप इनके कहने में आ जाओगे, और वो जो अकाउंट डिटेल देंगे उसमें आप जैसे ही आप पैसे जमा करोगे उसके बाद वो कोई फ़ोन भी नहीं उठाने वाला, कोई कुछ नहीं। फिर भी वो इतने बदमाश लोग हैं कि आपको बोलेंगे कि मैडम एक टेक्निकल इंटरव्यू करने के लिए आपको और 7,500 रुपये और रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कुछ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के लोग हैं वो चेन्नई से और बेंगलुरु और हैदराबाद से कनेक्ट होंगे, तो कनेक्टिविटी चार्जेस के लिए देना पड़ेगा, तो आपने अभी तो 2.5 दिया, अब आप कितने दोगे और? तो पहली बार व्यक्ति पैसा देता है चीटिंग के थ्रू, मतलब गलती से, उसके बाद के पैसे वो पहले वाले पैसे निकालने के लिए और देता जाता है, कि अगर मैं 7.5 नहीं दूंगी तो वो 2.5 भी क्या हो गया, डूब गए, तो उस 2.5 के लिए फिर और 2.5 देता है, फिर वो बोलते हैं कि अभी और 2.5, ऐसे करते करते 14, 15, 20,000, 25,000 लोग, 35, 40, मेरी खुद की नी, मेरी खुद की भतीजी ने भी naukri.com पे अपना डाला था MBA करने के जस्ट बाद, उसने खुद ने भी, मतलब घर में होते सोते भी कोई पूछना नहीं, क्योंकि आप सोचते हो क्या ही कोई कर लेगा, naukri.com पे डाला है तो वहीं से होगा, जेन्युइन होगा, ईमेल भी आपको वैसे आते हैं, वहाँ से पूरे ईमेल बिल्कुल सेम लिखा हुआ आता है, फिशिंग मेल जिसको हम बोलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको विजिलेंट करके देखना पड़ेगा, URL में कहीं ना कहीं एक या 2 अल्फ़ाबेट का अंतर होता है, वो अमेज़न की जगह अमेज़ोन होता है, आपको लगता है अमेज़न से ही फ़ोन आया, फ्लिपकार्ट से ही फ़ोन आया, क्योंकि फ्लिपकार्ट की जगह फ्लिपकोर्ट होता है, वो होता है आ की जगह, एक ही जगह स्पेलिंग में फ्लिपकार्ट में, ईमेल पे, तो वो हम लोग को विजिलेंट होना पड़ेगा इस तरह से, तो ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, और हर चीज़ को अवेयर होकर यूज़ करना है। मैं बोलता हूँ कि मोबाइल पे भी सारे ऐप चलाओ, लेकिन अवेयर होकर चलाओ कि कोई ऐप को चलाना पाए, उतनी स्मार्टनेस आप में होना चाहिए। दूसरा, डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने बताया ये सारे आपके सोशल प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल तो है, बट हाउ मच पर्सनल दैट यू सपोज टू यूज योर प्रूडेंस, हमें अपना विवेक यूज करना कितना पर्सनल। पर मैं देखता हूँ बच्चियां इंस्टाग्राम पे नाइटी के भी फोटो डालती है ना, वो मैंने बच्चों का तो बताया था, वॉशरूम का तो हाउ मच पर्सनल, ये बड़ी थिन लाइन है भाई। आपने कोई नई ड्रेस खरीदी है, आपने 1 पीस 2 पीस 3 पीस विदाउट पीस वो सब डालते हैं आजकल, तो वो ड्रेसअप, वो ऐसी ड्रेसेस हैं जो अपने फादर के सामने भी नहीं पहन सकते, वो जाते भी नहीं पार्टी के अलावा, वो फ्रेंड के वहां जाके चेंज करती है गर्ल्स यूजुअली, क्योंकि अगर यहाँ से पहन के निकल गए तो मैं तो घर वाले मना कर देंगे सबसे पहले तो पार्टी में जाने का, पर पहनना भी है, तो फ्रेंड्स के वहां जाते हैं, वहां पर फिर चेंज करते हैं और फिर उसको फिर वहां पर आपकी क्या करते हैं प्रोफाइल पे डालते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, हम अननेसेसरी ये अटेंशन गेन करता है साइबर प्रेडिएटर्स का, जो साइबर ऑनलाइन शिकारी होते हैं, जो इस तरह के पोटेंशियल लड़की लड़कों को ढूंढते हैं जिनको वो ठग सके, चीटिंग कर सके, प्रोफाइल बात कर सके, उनका अटेंशन गेन कर रहे हो अननेसेसरी, क्योंकि आपने एक तो मित्र भी नहीं कर रखा है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर रखा है, फेसबुक पे भी खुद के फ्रेंड्स और उनके भी फ्रेंड्स, तो शायद मेरे तो 19 ही फ्रेंड है, लेकिन मेरे 17वें नंबर का जो फ्रेंड है उसके 5,000 फ्रेंड, तो मतलब 5,019 लोग होगा मेरे पास, और वो 5,000 लोग जो अननोन है, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनसे मेरा कोई लेना देना भी नहीं, वो भी मेरी पोस्ट देखेंगे जो मैं डालूंगी। तो आप अननेसेसरी में क्या हो गए, अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो साइबर प्रेडिएटर्स को, ऑनलाइन शिकारियों को आए और आपकी प्रोफाइल पे विजिट करें और आपको चीट करें किसी न किसी रूप में। तो ऐसा करने से बचें। पर्सनल प्रोफाइल तो है, पर पर्सनल फोटोग्राफ्स क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि
आप ये सारे फोटोग्राफ्स कहाँ से डालते हो, है ना। ये फोन स्मार्टफोन कहलाता है यूजुअली। स्मार्टफोन क्यों कहलाता है वीर जी? नहीं, पहले आपसे पूछ लिया था। आप बताओ इसको स्मार्टफोन क्यों कहते हैं इस फोन को? व्हाई दिस सेल फोन इज कॉल्ड स्मार्टफोन? आप बता बेटा। सर क्योंकि उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल जैसे इंटरनेट, हाँ, एंड सारे सोशल मीडिया एप्स वो तो सभी फोन में होते हैं, फिर भी स्मार्टफोन क्यों कहलाता है? आप बताइए स्मार्टफोन क्यों कहलाता है ये फोन? स्मार्टफोन बोलता है ना, आई हैव स्मार्टफोन। आप बताइए क्यों कहलाता है? इंटरनेट तो बेसिक चीज है, कब से आ रहा है सारी इंफॉर्मेशन वगैरह सब फोन में रहती है। जैसे कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे कि हमें गूगल में भी कुछ सर्च करना है तो सब हमें उसमें अवेलेबल रहता है। तो बाकी के कैसे नहीं होगा? दूसरे फोन में गूगल पे करोगे तो अलग गूगल खुलेगा। बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे आराम से कंफर्टेबल। ध्यान रखना ये हमेशा ओवर एक्साइटेड नहीं होना। नहीं तो उसने पूछा था आपका नाम क्या है, मैं कहाँ काम करता हूँ हमको बता दो, लड़की घबरा जाएगी, मुंह देखा ही मैं बाहर। तो इससे पूछा कि आपका नाम क्या, तो चढ़ा ही आ रहा सीधे। ये सभी लोगों के लिए, सिर्फ इसके लिए। कई बार ऐसा होता है जब हमारे को आंसर्स आता है हम लोग क्या ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। वहाँ पर अपने को कूल, काम, कंपोज, मैच्योर रखना। अब हम लोग, अब आप बच्चे नहीं रहे, स्कूल स्टूडेंट नहीं है, अब यू बिकम अडल्ट्स, तो यू मस्ट बिहेव लाइक अडल्ट्स। और अभी थोड़े टाइम में तो यू हो जाओगे, यू तो आप बताओ। तो जैसे जो कीपैड मोबाइल रहते थे उसमें हम इमीडिएट चेंजिंग कर सकते थे। हाँ, इसमें वैल्यू एडेड चीजें होंगी। पर जैसे इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब इसमें काम आसान कर दे, वो टाइम कंज्यूमिंग, ये मतलब फास्ट काम हो रहा है, प्रोसेसर स्पीड ज़्यादा है, मेमोरी का स्टोरेज ज़्यादा है। ये सब चीज़ तो फीचर्स हैं इसके फ़ोन के, इसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। बेसिकली एक सेल फोन का काम क्या है? मेक ए कॉल एंड कट अ कॉल, ग्रीन और रेड बटन, ये दो ही काम है उसके। सेल फोन का मेन काम तो यही कि आपकी बात हो पाए किसी से। बाकी की जितनी भी सर्विसेज हैं ये वैल्यू एडेड सर्विसेज कहलाती है, कि उसको वैल्यू और ऐड कर देती है उसमें, फीचर्स जिसको बोलते हैं। स्मार्टफोन इसलिए कहलाता है कि दिस फोन इज स्मार्टर देन यू। स्मार्टर देन यू मतलब आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। आप जो भी कोई एंड्रॉइड फ़ोन खरीदते हो उसके कैमरा के फ़ोन के सेटिंग में एक ऑप्शन इनेबल आता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम बोलते हैं जियो टैगिंग। लिख लो, जियो टैगिंग या जियो लोकेशन, ये आपके कैमरा के प्रॉपर्टी में इनेबल आता है। अब उसका नुकसान या फ़ायदा क्या है? जब जब मैं इस कैमरा से ये फ़ोटो खींचूंगा, ऑटोमेटिकली जिस जगह मैंने एक फ़ोटो खींची उसकी जियो लोकेशन उस जेपीजी इमेज में क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी में। अब मैं इसको सोशल मीडिया पे डालता हूँ इस इमेज को, तो आपने अपनी कोई पोस्ट डाली, आपने कोई फोटो डाला, मैंने उस फोटो को डाउनलोड किया, उस फोटो को डाउनलोड करके उस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं उस फोटो की प्रॉपर्टीज में गया, वहाँ पर आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आ चुका होगा। यानी आपने, मैं उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को गूगल अर्थ पे डालता हूँ, मुझे ये पता पड़ता था ये लड़की ने ये फोटो कहाँ खड़े होकर खिंचाई। यानी आपने अपनी क्या भेज दी? एक्चुअल लोकेशन, आपको पता ही नहीं है, और आपके फ़ोन ने आपकी एक्चुअल लोकेशन सामने वाले को भेज दी। अगर आप लड़की हो और आधी रात को अगर आपने फोटो डाली रात की 2 बजे, तो मेरे पास पता लग जाएगा कि कौन से पब से आपने फोटो खींची है। यानी अभी आप 2 मिनट पहले कहाँ थे, तो यानी आप वनरेबल हो। वनरेबल हो मतलब आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि मेरे पास आपकी एक्चुअल लोकेशन, और मैं थोड़ा भी इस तरह का नशे में या इस तरह का आदि हूँ या सामाजिक तत्व हूँ, तो मैं तो फिर आपका पीछा करूंगा, चेस करूंगा, क्योंकि मैं तो आपको जानता भी हूँ। मुझे मालूम है आप किस रोड से घर आओगी, आपका घर भी देखा है मैंने, और इतनी रात को कोई मिलना नहीं वाला है वहाँ पर, तो आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, स्पेशली गर्ल्स के केस में। तो आपको, और बॉयज़ के केस में भी हो सकती है, कोई भी आपको रॉब कर सकता है, रॉबरी हो सकती है। बॉय के साथ कोई दुर्घटना का मतलब है कोई आपको चोरी कर सकता है, आपकी चेन, घड़ी, अंगूठी कुछ भी छीन सकता है। उसको मालूम है कि आप रात को, उसको मालूम है आप मोटी चेन पहनते हो, ये भी पता है। और इतनी रात में कोई रेस्क्यू मिलेगा नहीं, मुंह पे कपड़ा बांध के 2 लोग आए, एक कपड़ा ढाका, 2 ने उसको हाथी के पेट मारे, बाकी लूट के भाग गए जब तक समझ में आया उसको। और रात की 2 बजे तो मन गई पार्टी। और आजकल तो हमारे वहाँ ये बर्थडे और वगैरह ये पब में मनाने का शौक चला है लोगों, तो रात्रि में ही होती है मैडम पार्टी सारी 8 बजे। तो वो जो लड़की बेचारी आई है, क्या नाम है, जैसे अवंतिका है या जिज्ञासा नाम है, जिज्ञासा है, क्या नाम है आपका,
माही, ये लड़कियां तो बड़ी अच्छी लड़कियां हैं, सुशील लड़कियां हैं। वो लड़कियां, क्या नाम है आपका? नंदिनी। पर जब ये पार्टी में जाती है तो मैं देवी का भक्त हूँ, वैसे दुर्गा देवी का भक्त हूँ। तो हमारे वहाँ एक वर्ड आता है, मतलब दुर्गा स्तुति में, जब माँ संहार करती हैं महिषासुर का, तो वो अपने केश खोल लेती और वो विकराल रूप कर लेती, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। तो उसमें एक शब्द आता संस्कृत में, मुक्त केशी घोर रूपा। सो ये जितनी भी हमारी मातृ शक्तियां हैं, जब पार्टी में जाती है तो ये सारी मुक्त केशी हो जाती हैं। फिर ये वहां पर एक नया चैलेंज चला है, वहां पर एक पूरा एक टेबल होता है, वहां पर छोटे छोटे ग्लास होते हैं, उसमें छोटे छोटे नींबू का रस होता है, खट्टा खट्टा। उसको ये शॉट्स बोलते हैं शायद, तो 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट, है ना, जिसकी जितनी कैपेसिटी। 1-2 शॉट के बाद तो डांस फ्लोर पे आने का मजा आता है। हाँ देखो लड़की बोली, उसके पहले तो नाच नहीं सकते। फिर ये 5-6 शॉट जब ले जाते हैं तो ये सारी मुक्त केशी हैं, ये घोर रूपा हो जाती है। अभी तक तो अच्छी आई थी, तैयार हो गए, तो फिर ये घोर रूपा हो जाती है। फिर जब इस पब से निकलती, क्योंकि मैं तो गश्त पर रात्रि गश्त में एडिशनल सर के साथ भी घुमाऊं, तो ये सारी जेम्स बॉन्ड हो जाती है। जेम्स बॉन्ड समझते हो? जेम्स बॉन्ड समझते हो? जेम्स बॉन्ड सर आपने मूवी देखी होगी, हमारे टाइम पे जेम्स बॉन्ड की मूवी आती है, है ना, ऐसा आता। तो उसका वो म्यूजिक के साथ, एक म्यूजिक के साथ उसकी वॉक ऐसी होती थी, टाणन टाणन। तो बेचारी पेंसिल हिल पहन के आती और 4-5 शॉट के बाद तो 2 हाथ में इधर खड़े 2 इधर खड़े, क्योंकि उनसे चलते भी नहीं बनता ठीक से, पब से बाहर भी नहीं आते बनता। तब आपके साथ वल्नरेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने होशो-हवास में नहीं हो, आप अपने आपे में नहीं हो। अब आपके साथ मुश्किल भी ये है कि आप हॉस्टल से निकल कर आए हो, घर से निकल कर आए हो, तो जब तक 2 घंटे तक आप कूल डाउन नहीं हो जाते, तब तक आप घर भी, क्योंकि मम्मी पूछेगी कि इसने क्या पिया है और इसको कौन लेके आया, और छोड़ने जो आया उसको मारेंगे सबसे पहले तो, किसको क्या पिला के, जबकि ये नहीं पता कि यही सबको हाँ पिलाती। वाह, अनुभव बोलता है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कोई मित्र होगी ऐसी, है ना, आप तो बड़ी अच्छी लड़की हुई, ऐसी चीज पे ना गंदी बात है। फाइन, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान रखो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, स्पेशली गर्ल्स, आप कोशिश करो कि वेन्यू ऐसा हो जो पब्लिक प्लेस में हो, डेंसिटी ज्यादा हो, एक तरफ ना हो, रात्रि में अवॉइड करो। बर्थडे पार्टी मनाना है 3-4 बजे दोपहर में जाओ, 6-7 बजे तक घर आ जाओ, ताकि कोई आपके साथ ऊपर नीचे हो जाए तो वो तो 2 घंटे का टाइम है, अगर 7 बजे से आप 2 घंटे भी रुकोगे तो कितनी बजे तक आ जाओगे लेट से लेट घर। लेकिन अगर आप रात की 12, 12:30, 1 बजे वहां से निकले हो, अब 2 घंटे आपको पास करना है, क्योंकि आप होशो-हवास में नहीं हो, चलने, मतलब आप इस हालत में भी नहीं हो कि कोई आपको ओला करके बिठा दे, पता नहीं ओला वाला कहाँ ले जाएगा आपको। तो उस केस में फिर वो लोग भी रुके हुए हैं जो आपके साथ आए हैं और आपके साथ भी परेशानी होगी, इसलिए ऐसा करने से बचो। और ऑनलाइन पे इतना ध्यान रखो कि ये जितने भी तुम्हारे पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, ये सारे के सारे विजिलेंट पे रहते हैं, देखे जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग शिकार तय किए जाते हैं। तो विजिलेंट अबाउट योर पोस्ट, अभी आप पोस्ट भी डालते हो ना, तो जैसे क्या नाम है बेटा आपका, हितेश का मूड खराब है और घर से झगड़ा हो गया, जो यूजुअली हो जाता है इसका, कभी कभी पापा से डिस्प्यूट हो जाता है घर वालों से, तो ये बाहर निकल के आ जाता है, फिर पोस्ट डालता है, स्नैप वगैरह डाल देता है उदासी वाले, है ना, हो जाता है ना इसका, उसका मूड दिख रहा है तो हो जाता है, तो फिर ये स्नैप डालता है, नाम की भी मोहब्बत नहीं रही दुनिया में बाकी, इस तरह की स्नैप डालता है, राइट। तो अगर मैं साइबर प्रेडेटर हूं तो मैं देखूंगा कि ऐसे पोस्ट जो डाल रहा है, मतलब वो व्यक्ति क्या है, इमोशनली क्या है, वीक है, इस व्यक्ति को तोड़ना आसान है, इसके साथ 2 गाली माँ बाप को बको, ये अपने सारा बकना चालू कर देगा, हाँ मेरे पिताजी भी ऐसा करते हैं, तो पहले मैं इससे मित्रता करूंगा, फिर मैं बोलूंगा मेरे पेरेंट्स तो दे आर लाइक जस्ट हेल, फिर वो बोलेगा कि हाँ यार तो ये होते ही ऐसे पेरेंट्स, या जो भी सीनियर है घर के बड़े बुजुर्ग, पेरेंट्स नहीं है कोई और भी हो सकता, भैया दीदी भी हो सकते हैं, उनसे सबको इशू रहता है, ये जितने बच्चे बैठे हैं इनको सबके बड़े भाइयों से त्रस्त हैं, लड़कियां बैठी हुई दीदियों से त्रस्त हैं कि हमारा मैनिपुलेशन होता है घर में, वो सारे काम करा लेती है मुझसे और डांट डपट भी करती है, सबका नहीं होगा पर थोड़ा थोड़ा का तो होगा, आप खुद बड़े हो तो खुद करते हो ऐसा, फिर
नहीं, मैं तो खुद ही चपत लगाती हूँ, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन संचार के माध्यमों से शिकार को देखा जाता है कि उनकी पास्ट की जो पोस्ट है उसको रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है 1-1.5 महीने के बाद ये तय किया जाता है कि किस व्यक्ति को वनरेबल, किस व्यक्ति को तोड़ा जाना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि हमारे वीर जी तो बड़ा खुश हैं, जॉली नेचर के, धार्मिक प्रवृत्ति के, ये आदमी काम का नहीं होता, ये तो 1 मिनट में बोले सो निहाल कर देगा तो इसको नहीं भेजना, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल बातों नहीं लिखना है। आपकी जो फीलिंग है, कई बार होता है आप यू आर नॉट इन ए गुड मूड, तो सबसे पहले गुड मूड में आप घर से छोड़ देते हो बाहर, दोस्त का फोन भी नहीं अटेंड करता हो, आपके पास में क्या बचा है, सिर्फ ये और ये सारी प्रोफाइल है और आपका बिगड़ा हुआ मूड। फिर आप सारी भड़ास काय पे निकालते हो। एक तो सबसे पहले तो स्टेटस ब्लैंक कर लेता वो व्यक्ति। 2 दिन किसी से झगड़ा हो जाए अपनी दोस्त से, तो सबसे पहले तो स्टेटस ब्लैंक, फिर उसको अनफ्रेंड भी कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक भी कर देते हैं जिससे झगड़ा हो गया उसको। तो ये पता चलता है इससे, नहीं हंसो मत, करते हैं सब लोग, ऐसा कुछ नहीं कि कोई, सभी लोग करते हैं। तो इमोशनली, इसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? You supposed to be not only brain wise intelligent, but you supposed to be emotionally intelligent. Emotionally intelligent क्या होता है कि though I am tired, though I am sick, though I am separated by a group of people, though I am frustrated, but still I have enough maturity not to express it in these kind of platforms. ये this is not the suitable place. आप ऐसे समय अपनी फ्रेंड को चले जाओ, रिश्तेदार के वहाँ चले जाओ, छोटा बड़ा भाई उसके पास चले जाओ, उसके सामने पूरा उगल दो, वो समझेगा कि हाँ हाँ अभी बोलेगा। लेकिन आप उनको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ऑनलाइन संचार के माध्यमों पे आप कंधा ढूंढ रहे हो, वहां पर आपको लोग ठगने वाले मिलने वाले, वहां पर आपको कोई सेटल डाउन करने वाला नहीं मिलने वाला। तो ज्यादातर जो लड़कियों के केस में जो हैरेसमेंट होता है, उनकी मित्रता होती है, फ्रस्ट्रेशन के टाइम ही उस टाइम पे लोग उनको वल्नरेबिलिटी में उनको तोड़ते हैं और उनसे मित्रता करते हैं और फिर उनसे उनका फायदा उठाया जाता है। क्योंकि वंस यू डिस्क्लोज योर सीक्रेट्स, तो वो फिर कई बार ऐसे हमने केसेस देखे कि बच्चों को, इसको हम बोलते हैं, आपने साइबर ग्रूमिंग का नाम सुना है? एक टर्म लिखो, साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग में होता है कि बच्चे से पहले तो मित्रता की जाती है उसकी उम्र का बन के, जबकि वो व्यक्ति बड़ा पुरुष होता है 40-50 वर्ष का, लेकिन वो 17, 18, 16, 12 वर्ष के बच्चे से मित्रता करता है और उससे पहले मीठी मीठी बातें करके उसका विश्वास जीतता है, फिर उससे उसके फैमिली सीक्रेट पूछे जाते हैं। नेचुरली वो बता देगा कि मेरे फादर ड्रिंक करते हैं, मेरे फादर ये करते हैं, मेरे फादर और मदर के बीच में झगड़ा होता रहता है, कई बार हमारे में बहुत क्लैशेस होते हैं। वो ये सारी चैट का वो स्क्रीनशॉट लेता जाता है और बाद में उनको ब्लैकमेल करता है कि ये सारी चैट तेरे फादर को बता दूंगा कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। तो वो आदमी डरेगा, घबराएगा कि मेरी तो रेपुटेशन जीरो हो जाएगी घर में, तो फिर उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। इसको हम बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग। तो यू सपोज टू बी इनफ मैच्योर, फाइन सर। तो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, आपको ऑनलाइन संचार के माध्यमों पे इनको शेयर नहीं करना है, क्योंकि वंस यू विल शेयर इट देन इट विल बी, इसको हम बोलते हैं ना, बाउंस बैक टू यू, जिसको आप बैकफायर करेगा, आपको ही नुकसान पहुंचाने वाला है ये सब चीज। अभी एक चीज हो, हमारे वहाँ भी नया एक फ्रॉड आया जिसको हम बोलते हैं डीप फेक। नाम सुना किसी लोगों ने? यस सर। क्या होता है डीप फेक, कोई बताएगा? नहीं, पीछे से पूछूंगा। यस बेटा बताओ। सर एआई के हेल्प से किसी की भी आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं उससे। आइडेंटिटी को चेंज करना है, वीडियो ऑडियो में कुछ मैनिपुलेशन करना। और कोई बताएगा डीप फेक के बारे में? हाँ बताइए प्लीज। सर डीप फेक की मदद से सर जो प्रीडिएटर्स हैं सर वो वॉइस चेंज करके, मतलब किसी भी दूसरे की वॉइस एग्जैक्टली सेम सर वो कॉल करके आपके फैमिली मेम्बर्स को ही कहेंगे। सपोज सर मैं हूँ, मेरी ही वॉइस कोई कॉपी करके मेरे पापा को, पेरेंट्स को कॉल करके बोलेगा कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, पापा मुझे पैसे डाल दो, तो पापा तो डाल ही देंगे। तो सर एक ये भी स्कैम चल रहा है आजकल। बिल्कुल सही। और ऐसे कई सारे स्कैम ऐसे वीडियो कॉल्स भी चल रहे हैं। तो डीप फेक वीडियो भी है, डीप फेक ऑडियो भी है। अभी क्या होता है, जो फेक वीडियो की हम बात करें तो ये अभी आज का सिनेरियो नहीं। सबसे पहले होता फेक वेबसाइट्स आई थी, फिर फेक एसएमएस आए थे कोविड के समय में कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न निकल रहा है, या फिर आपकी एलआईसी एक्सपायर हो गई है, या फिर आपकी पेंशन का रिव्यू है, आपको ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन भेजना है, समन आया ऑनलाइन इनकम टैक्स का आपके पास। इस तरह से बहुत फेक एसएमएस आए। अब जो डीप फेक आया है, इसमें क्या हुआ, डीप फेक एज द नेम स्पेसिफाई, ऐसा कंटेंट इंटरनेट पर जो डीपली फेक है। डीपली फेक है मतलब प्रथम दृष्टया, सतही स्तर पर, सरफेस लेवल पर देखने से ऐसा पता चलता है, सच प्रतीत होता है।
और डीपली जब हम उसको देखते हैं तो वो फेक है, मतलब गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हमको पता लगता है दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट द ऑथेंटिक वीडियो, दिस इज नॉट द ऑथेंटिक इमेज, दिस इज नॉट द ऑथेंटिक वॉइस। पर क्वेश्चन ये आता है कि ये बनाए कैसे जाते हैं? एआई टूल की मदद से बताते हैं, जैसे उन्होंने बताया, वेरी ट्रू। एआई टूल करता क्या है? वो एक स्टैंड अलोन वीडियो को लेता है जो आपका ही पुराना वीडियो होगा या आपका ही पुराना ऑडियो होगा, ऐसे 7-8 ऑडियो या 7-8 वीडियो को वो एनालिसिस करता है, जिसमें आपके स्पीच, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके वॉइस टोन। अभी एक चीज चली है, आपने देखा होगा कि म्यूजिक में कितने लोगों को इंटरेस्ट है? वेरी गुड। कोई गिटार वगैरह कोई बजाता है? आप बजाते हैं, वेरी गुड। कितने कॉर्ड तक? टैप वाला, वेरी गुड। तो म्यूजिक में एक चीज चलती है, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न म्यूजिक एंड इंडियन म्यूजिक में क्या अंतर है, पता है क्या है? बताओ। क्लासिकल म्यूजिक जो है वो पूरा नहीं, क्लासिकल नहीं, मैं तो सिर्फ म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न इंडियन म्यूजिक। वेस्टर्न में बीट ज़्यादा रहती है, एक पॉप म्यूजिक रहते हैं उसमें। आप बताइए। मॉडर्न में वर्डिंग ज्यादा होती है, वेरी गुड। जिसको हम बोलते हैं, शी इज वेरी राइट, नंदिनी ना, अवंतिका, सॉरी। तो पुराना म्यूजिक जो होता है उसमें होता है, जो हमारे साइड जो चलता था वो चलता था। अभी जो चल रहा है वर्ड्स प्री कोरस कोरस, क्या चल रहा है? वर्ड्स प्री कोरस एंड देन कोरस। इंडियन म्यूजिक चलता है कोरस, प्री कोरस एंड देन वर्ड्स। तो हमारा म्यूजिक कहाँ से शुरू होता है? प्री कोरस से, आ, फिर आता है, फिर कोरस एंड देन फिर द वर्ड्स, फिर मेरे देश की धरती शुरू होता है। लेकिन फॉरेन जो शुरू होता है, वेस्टर्न, वो चलता है वर्ड्स प्री कोरस एंड देन कोरस। तो वो शुरू होता है Every night in my dreams I see you, I feel you, राइट? तो वो वर्ड से शुरू होता है, फिर प्री कोरस, once more you, then प्री कोरस एंड देन कोरस। दिस इज वॉइस मॉड्यूलेशन। तो एआई टूल क्या करता है आपका कि आपके ही पुराने ऑडियो को लेता है और आपके पुराने ऑडियो को पूरा एनालिसिस करता है, स्टैंड अलोन ऑडियो को लेता है और उसके पूरे टेक्सचर को, पूरा एल्गोरिथम को कॉपी करता है, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन की, आपके प्रोनाउंसिएशन की। फिर आप जो भी इसमें बोलोगे, दूसरा वर्ड भी बोलोगे, उसको सेम उसी एल्गोरिथम में मैच कर देता है। तो द पर्सन हु इज हियरिंग यू, द पर्सन हु इज सीइंग यू may think that this is your actual video and this is your actual audio। ये हो रहा है डीप फेक में। तो अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि उन्होंने ये चुनाव के समय मेरे उसमें शो भी किए हमने बहुत सारे इसके ऊपर, डीप फेक के ऊपर। पर ये होता क्यों है? क्योंकि हम अपने खुद के ही वीडियो, बहुत सारे स्टैंड अलोन वीडियो हमने कहाँ डाल रखे हैं? इंस्टा पे, है ना? आजकल तो लड़कियां खड़ी रहती है वो कांच के सामने ले, और आधा फेस दिखता है उसका, है ना? आधा ही फेस दिखता है ना, और फिर वो कुछ भी बोलती है। जो भी कंटेंट कुछ भी हो सकते हैं, कंटेंट उनके बहुत हाई लेवल के होते हैं। मतलब तुम एक बार मुस्कुरा तो दो, बड़े बड़े चीजें, मतलब छोटी चीजों पर नहीं सोचते, इन्फ्लेशन पर, एजुकेशन पे, करियर पे, इस पे नहीं सोचते, बड़ी चीजें, फिलोसफिकल चीजें। जैसे वो काम है, नाम की भी नहीं रही मोहब्बत बाकी दुनिया में। मतलब इन्होंने बहुत चीजें दुनिया देख रखी हो, और हम तो ऐसे ही सफेद करके बैठे बाल हमारे, ऐसे बेटा सभी सूजन है, स्वेलिंग है, आँख से ज्यादा दुबला था मैं। जब लाइफ थपड़े मारती है ना, तो वो एक्चुअल लोग जितने बैठे हैं ना, तुम्हारे टीचर के सारे भुगते हुए हैं तुमको। और ये पूरा ईरा, पूरा ये ट्रांजिशन पीरियड हम निकाल चुके हैं, पूरा 20 साल का, 2 डिकेड्स का, तब जाके यहाँ बैठे। तो वो सब चीज गॉन थ्रू, और तुमने वो स्ट्रगल किया भी नहीं, और शायद नई पीढ़ी करे भी नहीं। जितना तुम स्ट्रगल कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी उतना भी नहीं करेगी। तो वो तो खैर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो वाली बात है कि हम लोग पैदल चलते थे, आप बाइक पे चलते हो। हमारे पास पीपी थे, फोन भी नहीं थे, टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे, पड़ोसी के पास सुनने जाना पड़ता था कई बार। आपके पास तो मोबाइल फोन है, सेल फोन से, लेकिन कंप्यूटर नहीं थे। आप तो लैपटॉप के टाइम में पैदा हुए हो सीधे, डेस्कटॉप भी नहीं देखा शायद आपने। तो वो एक अलग चीज़ है कि टेक्नोलॉजी पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जो वीडियोस डालने के पहले आपको 10 बार सोचना है, इंस्टा पर, फेसबुक पर, या फिर आपको अपने मीम बनाने के पहले, क्योंकि यही आपके एआई टूल यही सारे कॉपी करेगा आपकी प्रोफाइल से। और फिर वो जो लड़की जो भी बोलेगी
नरेशन जो भी दिया जाएगा वो आपके टेक्सचर से मिक्स कर दिया जाएगा एआई टूल की मदद से। तो ये वॉइस और ये वीडियो, इसको मिला के पूरा एल्गोरिदम मैच होता है। अब मैं जो बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी फंस गई हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं अभी यहाँ पर आई एम कीपिंग माई सेल्फ विद द लिमिटेड फ़ोन कॉल्स, और मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, और आप प्लीज़ मेरे इस अकाउंट में मदद कर दीजिए, इतने हज़ार रुपये से मैं आपको शाम तक लौटाऊंगी। ये वीडियो बना के आपके सारे रिश्तेदारों को फ्लोट किया जा सकता है। तो फोटो भी आपका दिखेगा, फेस भी आपका दिखेगा, वीडियो में और बोलते हुए भी आप ही दिखोगे। यहाँ तक कि आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका वॉइस टेक्सचर्स, वॉइस मॉड्यूल भी वही होगा कि नंदिनी का ही है, या फिर जिज्ञासा का ही है, या फिर माही का ही है। तो कोई एक प्रथम दृष्टिया जो देखेगा, सरफेस लेवल पे जो देखेगा, उसको लगेगा कि यार सच में लड़की फंस गई है, सच में इसका बिटिया का एक्सीडेंट हो गया, भैया सच में मेरे जो मित्र उनकी बेटी है, ये सच में हमारे घर की गुड़िया है और मुझे पैसे भी डिमांड कर रही, तो आप दे दो। तो आपको वहाँ पर ये शुरू कहाँ से हुआ? आपने क्या किया यहाँ पर? अपने वीडियोस, बहुत सारे क्लिप्स, रील्स आप बना लेते हो कितनी सारी, तो अब क्या करना है, उसको बनाते टाइम रील ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। बनाओगे सही, पर आपको आप ये ध्यान रखना है कि जब आप बनाते हो वीडियोस तो कम से कम वाटर मार्क लगाइए पीछे कुछ, ताकि वो वीडियो जब कॉपी हो तो वो वाटर मार्क भी कॉपी हो, तो अभी वो सीन बदल जाता है। नहीं तो आप तो प्लेन जगह पर बनाते हो, इसके वाइट सरफेस पे, वहां नहीं बनाना, आपको पीछे कुछ ना कुछ गुणों या लोगो आना चाहिए। तो कॉलेज के बाहर बनाओ या कहीं भी बनाओ तो आईपीएस लिखा हुआ है, या फिर अपने घर के वहाँ बनाओ तो कोई ऐसी आपकी कोई टैग मार्क वगैरह ऐसा कुछ बना हुआ है जिसमें लगे कि पता आइडेंटिफाई हो जाए कि किस प्लेस का है वीडियो। हाउ टू आइडेंटिफाई डीप फेक वीडियो? उसका तरीका ये है कि सबसे पहले इस तरह का कोई वीडियो आपके पास आता है तो आपको गौर से देखना, आंखों के पास का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइट होगा, जो उसके स्किन टोन है उससे, क्योंकि वो मैच किया हुआ वीडियो, वो एक्चुअल व्यक्ति का वीडियो नहीं है, वो वीडियो को मिक्स किया, मर्ज किया। प्लस वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो ब्लर होगी। ब्लर होगी मतलब बिल्कुल शार्प या बिल्कुल हाई ग्राफिक्स के उसमें टेक्सचर नहीं होंगे, हाई ग्राफिक्स नहीं होगा, वो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल लोअर कैटेगरी की होगी, जो वॉइस आपको जो वीडियो कॉल आएगा उसकी। प्लस लिप का एरिया आप नोटिस करेंगे कि जो लिप सिंक है वो वॉइस से मिसमैच होते रहेंगे, कुछ मैचिंग होगा लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बैठने वाले, तो मिसमैच होंगे। तो आपको ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो फेशियल जो जेस्चर है उससे मैच नहीं करने वाला, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अलग होंगे और जो वॉइस में जो बोला जा रहा है वो अलग होगा। तो अब इससे कैसे बचें? तो दो तरीके, या तो आपके पास फेक वीडियो कॉल आएगा डीप फेक का यूज करके। तो जब आपके पास अभी एक चीज होती है कॉल स्पूफिंग। कॉल स्पूफिंग का मतलब होता है, स्पूफिंग अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो स्पूफिंग का मतलब होता है हो कुछ और दिखे कुछ और। तो स्पूफिंग में मेरे पास अभी गूगल पे जाकर आप लिखोगे कॉल स्पूफिंग तो crazycall.com, myphonecall.com ऐसे बहुत सारे फ्री ऐप अवेलेबल जिनके थ्रू आप अपना नंबर छुपा के किसी को कॉल कर सकते हो और कोई दूसरा नंबर दिखा सकते हो, किसी का भी। फ्री ऐप अवेलेबल गूगल पे, कुछ पेड वर्जन भी है, कुछ फ्री अवेलेबल है। तो मैं अपना नंबर की जगह आपको फोन करके लाहौरिया मैम का नंबर दिखा सकता हूँ, या अजय जी का अगर मेरे पास नंबर हो, मोबाइल नंबर, तो मैं उनका नंबर दिखा सकता हूँ। फोन में करने वाला हूँ, आपको बोलूंगा भी मैं ही सब कुछ, लेकिन आपको जो नंबर फ्लैश होगा आप कॉल बैक करेंगे तो आपके चेयरमैन सर को लगने वाला है, क्योंकि वो उनका ही नंबर है एक्चुअली। उसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग टेक्निक। तो अभी जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के साथ स्पूफिंग मैच नहीं हुआ है, तो आपको हमेशा जो फेक कॉल आएगा वो अनदर नंबर से आएगा। अगर कोई मेरे नाम से फोन करेगा तो वीडियो में भले ही मैं दिख रहा हूँ लेकिन नंबर मेरा नहीं होगा। अगर कोई मेरे को फेक कॉल कर रहा है मेरी वॉइस से, तो वो वॉइस मेरे से मिलती जुलती लगेगी आपको, लेकिन वो नंबर मेरा मोबाइल नंबर नहीं होगा, एक्चुअल नंबर। तो अब क्या करना है, जब इस तरह का कोई वीडियो को हमारे पास कोई कॉल आता है तो वी सपोज टू मेक अ फोन कॉल टू हिम और हर टू कंफर्म दैट इट इज यू हु एक्चुअली आर कॉलिंग मी। क्या है, आपने कॉल किया है मेरे को थोड़ी देर पहले अभी। और अगर वॉइस कॉल आए तो आपको उनको क्या करना है, वीडियो कॉल करना है। वीडियो कॉल करके कंफर्म करना है कि क्या आपने मुझे कॉल किया था थोड़ी देर पहले। तो नेचुरली ये मिसमैच होगा, वो खुद ही बोलेंगे नहीं मैंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया। तो फिर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि somebody has called on your behalf, on your number, on your voice, कि आपको पैसों की मदद की जरूरत है या आपको कोई अदर फेवर की जरूरत है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में, डीप फेक में नहीं घुसना। लेकिन अगर मैंने इसलिए बात की थी कल भी, एक सबसे पहली बात हुई कोविड इरा में हमने सबसे पहले फिजिकल हाइजीन पे ध्यान दिया सभी ने। कोविड ने हमको सिखा दिया हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, 3 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सब सिखाया हमको कोविड ने। शूज को भी अच्छे से सैनिटाइज करना है घर में घुसने के पहले।
या शूज़ को बाहर ही रखना है, तो हम बाहरी गंदगी को, बाहरी इम्प्योरिटी को, ये तो हम फिजिकल हाइजीन तो सीख गए, लेकिन अब हमको एक नई चीज़ सीखना जरूरी, जिसको हमने कहा है समथिंग कॉल्ड साइबर हाइजीन। साइबर हाइजीन का मतलब क्या है? ऐसी कोई ऐप को डाउनलोड नहीं करना जिसकी हमको आवश्यकता नहीं हो, ऐसी कोई वेबसाइट को विजिट नहीं करना जिसकी हमको देखने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी जेपीजी इमेज या फिर वॉइस कॉल हमको रिसीव नहीं करना जिसको उसको अटेंड करने की आवश्यकता नहीं हो। तो यू सपोज टू मेंटेन द साइबर हाइजीन। साइबर हाइजीन मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं चलाना, रील नहीं चलानी हमको इंस्टा पे, ऐसी कोई रील नहीं चलानी व्हाट्सएप पे, ऐसी कोई हमको स्नैप नहीं डालना जिसकी जरूरत नहीं हो। लेकिन हम तो क्या करते हैं, प्रोएक्टिव है ना, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस कि उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी पे लाओ, क्योंकि अब आप यू आर नॉट एट ऑल अ स्कूल स्टूडेंट। मैंने कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, वेरी सुन यू हैव टू फेस द कॉर्पोरेट इंटरव्यूज एंड यू बिकम द एग्जीक्यूटिव्स। तो वो क्वालिटी आज से डेवलप करो अपने में कि आई सपोज टू बी ए मैनेजर, आई सपोज टू बी ए इंचार्ज, आई सपोज टू बी ए आईटी हेड, आई सपोज टू बी ए लीडर, टीम प्लेयर, टेक्निकल मैनेजर। तो वो मैनेजर की क्वालिटी आना चाहिए, सिर्फ ड्रेसिंग से नहीं होगी, आपके बिहेवियर में आएगी कि आप अननेसेसरी चीज़ों को नहीं करें। लेकिन अभी तो क्या होता है, आप में इतनी अनस्टेबिलिटी है कि आप एक जगह बैठ भी नहीं सकते, आपको बोला 5 मिनट वेट करो तो आप यूँ करने लग जाते हो। और कितनी देर कोई मैनेजर ऐसा करेगा क्या? तो ये इसको बोलते हैं रेस्टलेसनेस, और ये आपकी एज में कॉमन फिनोमेना, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत आपको बहुत बड़ा इशू है, बट दिस इज द इशू जिसको आपको ओवरकम करना है। ओवर द पीरियड ऑफ एज जब आप आओगे तो वो मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आएगी, लेकिन आज से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे। एक ही दिन में कोई आदमी एक्सपर्ट नहीं बनता या पैकेज नहीं बनता, लेकिन उसको एवरीडे अपने आप को कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ता है, अपने सिग्नेचर में, कम्युनिकेशन में, अपने वॉकिंग में, अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने बिहेवियर में, बिहेवियर पैटर्न्स में, अपने ओपिनियंस में, अपने बिलीव्स में, अपने कल्चर्स में, अपने रिएक्शंस में। तो डोंट रिएक्ट। जैसे मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, ही रिएक्टेड। रिस्पॉन्स, सर मे आई हैव अ क्वेश्चन, सर मे आई आस्क वन क्वेश्चन। रिस्पॉन्स मतलब वेरी गुड, कंपोज, मना नहीं करना है, रुकना नहीं, अपने आप को रोकना नहीं, बट देयर आर वेज टू रिस्पॉन्स। एकदम नहीं पकड़ लेना, नहीं तो हमारे यहाँ तो बच्चे एकदम से गला पकड़ ले, सर ये क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं था, क्वेश्चन में कैसे आ गया पेपर में? देयर आर वेज। आप बोल सकते हो, मैडम हमने टेस्ट तो दिया, बट मैडम आपको पता है कि वो यूनिट तो हमारी हुई नहीं थी, पर वो क्वेश्चन उसमें से आ गया, तो आप कुछ हेल्प करिए। देयर आर वेज। फिर हम आपको बोनस मार्क्स भी देते हैं, ऐसा नहीं, पर आप तो सीधे चढ़ ही जाते हो, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कराया और उसमें से पूछ लिया और हम तो आए नहीं थे, और ऐसा फिर हमारे पास अटेंडेंस भी आपकी, राइट? तो थोड़ा सा यू हैव टू हैंडल द थिंग्स प्रॉपरली। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑनलाइन कभी भी वर्चुअल प्रेजेंस में अपनी प्राइवेट, कितना प्राइवेट ही आपको खुद को डिस्क्लोज करना, हाउ मच पर्सनल प्रोफाइल तो है आपकी, बट हाउ मच पर्सनल। तो डीप फेक का शिकार आप आसानी से हो जाओगे। दूसरा, आपको कोई भी वेबसाइट, अभी हम क्या होता है, ब्लाइंडली हम किसी को भी वेबसाइट को क्या करते हैं, हम सीधे सीधे फॉलो कर लेते हैं। जैसे ये पेज खुला फेसबुक का, आपने यहाँ पर अपना आईडी डाला, पासवर्ड डाला, 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, आपने सोचा पता नहीं कोई सर्वर में एरर होगी और आपने इसको क्विट कर दिया। लेकिन ये फेक फेसबुक पेज है। अब आपने जब अपना आईडी और पासवर्ड डाला, उसमें वो रिकॉर्ड कर लिया, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद आपको पता लगेगा कि यू आर नो मोर कीपिंग योर एक्सेसिंग योर फेसबुक प्रोफाइल। तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे मेरा फेसबुक प्रोफाइल किसी ने हैक कर लिया, मैंने तो किसी को पासवर्ड भी नहीं बताया, लेकिन आपने यू हैव इनकाउंटर्ड अ फेक फेसबुक पेज। तो एक्चुअल फेसबुक पेज की यूआरएल क्या है? www.facebook.com/login। क्या है? www.facebook.com/login। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? www.lgod.ren.org। पर हम इस पे तो ध्यान ही नहीं देते कभी यूआरएल पे, हमको तो बस लुक लाइक अ फेसबुक पेज। ऐसा आपके साथ सिर्फ फेसबुक के साथ नहीं होगा, आपके पास जो लोग वॉलेट चलाते हैं, एक ऊनो ऐप होता है एसबीआई का, तो ऐसा फेक फेसबुक पेज भी क्या होगा, एसबीआई पेज भी खुल जाएगा आपके पास, जिसकी यूआरएल एक्चुअल एसबीआई पेज की नहीं होगी, बट इट लुक लाइक द। आपको ध्यान रखना है, कोई भी फेसबुक पेज हो, लॉगिन पेज हो, चाहे लिंक्डइन का हो, चाहे फेसबुक का, इंस्टा का हो, उसकी प्रॉपर यूआरएल को आप रीड करें, उसके बाद ही उसमें क्या करना है आपको। पर मैंने वही बोला, रिस्पॉन्स, रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, जैसे पेज खुला वैसे ही
आईडी लॉगिन डालने लग जाओगे। और चूंकि एक्चुअल फेसबुक पेज तो है नहीं, तो आपके लॉगिन आईडी एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। लेकिन जो आपने आईडी और पासवर्ड डाला उसको रिकॉर्ड जरूर कर लेगा। देन यू विल बी इन ट्रबल। फिर आपके फेसबुक आईडी से लोगों को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, लोगों से पैसों के लिए डिमांड की जा सकती है, कोई भी इमरजेंसी बता के लोगों से कुछ भी फेवर मांगा जा सकता है, या आपको डिफेम करने के लिए लोगों को अश्लील वीडियो भी भेजी जा सकती है। हमारे पास एक केस आया था, एक बच्ची, उसका फेसबुक किसी ने आईडी हैक किया और उसके मैसेंजर से उसके पापा के जितने फ्रेंड्स हैं उनको सबको न्यूड वीडियो भेजती। तो उन्होंने बोला आपकी लड़की का पागल हो गई है, उसको गुड़िया को पता ही नहीं। फिर उसने जब कोशिश की अपना फेसबुक एक्सेस करने की, तो बोले मैं तो एक्सेस ही नहीं कर पा रही हूँ, somebody else is using। तो यहाँ पर फिर जब आपके साथ कुछ डैमेज हो जाएगा तो फिर आपको उसके लिए फिर डैमेज कंट्रोल ही होता है। पर जितना आपका डैमेज हो चुका वो तो उनके फादर के क्लोज फ्रेंड थे तो उन्होंने बता दिया। सपोज इतने लोगों को भेजा होगा, उसने पता नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं होगा, तो उन्होंने या तो सोचा होगा कि इसका दिमाग खराब हो गया या कोई अदर सेंस में ले लेगा उसको। फाइन, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। इसके अलावा फिशिंग की मैं बात करता हूँ। अब फिशिंग ईमेल जब आती है हमारे पास, फिशिंग का मतलब क्या होता है? ये इसकी स्पेलिंग FISHING नहीं है, इसकी स्पेलिंग है PHISHING। फिशिंग पर इसको इनहेरिट उसी फिशिंग कॉन्सेप्ट से लिया है कि जब मछुआरा तालाब में जाल डालता है, उसका इंटेंशन सारी मछलियों को पकड़ने का नहीं होता है। वो चाहता है कि सारी 2000 की 2000 मछलियां आज ही पकड़ ले। वो एक स्पेसिफिक एरिया में, रेडियस ऑफ एरिया में ऐसा जाल स्प्रेड करता है, 50 फीट, लेट अस से 60 फीट, 100 फीट समथिंग। और फिर उसमें उस पर्टिकुलर एरिया में उसमें जितनी मछली आ जाती हैं, ट्रैप हो जाती, फंस जाती, उनको वो ले लेता है। तो यहाँ भी ये होता है कि आपके कुछ लिमिटेड लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को या 1000 या 500 लोगों को वो ईमेल भेजी जाती है, जहाँ पर इंटेंशन सभी 500 या 1000 लोगों को फंसाने का नहीं होता। कोई 2 ऐसे एक्साइटेड लोग होंगे जो उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे naukri.com के नाम से, जो उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे लॉटरी के नाम से, जो उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे कि मैं UAE कंट्री से बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर रिफाइनरी लगाना है, यहाँ पर पेट्रोल पंप डालना है, क्योंकि मुझे एक पार्टनर ढूंढना हो तो मुझे उसके लिए आप एक एसोसिएशन बनानी, उसके लिए मेरी ये फॉर्म है, ये मेरा बैंक डिटेल है, या मैं रिलायंस कंपनी से बोल रहा हूँ, हमको टावर लगाने, आपकी टेरेस को हमारे सुपरवाइजर ने उसको फाइनल किया है, तो टावर लगाने के लिए आपको हम पूरा सेटअप करके देंगे। और उसके लिए ये है कि आपको 20,000 रुपये महीना आपको इनकम होगी, लेकिन फर्स्ट आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है सिक्योरिटी अमाउंट के नाम पे, जो कि बाद में पूरा रिफंडेबल है। आप सोचो कि वाह, ऐसे कई किसानों को खेतों में टावर लगाने के लिए रिलायंस के नाम से फ़ोन गए और उन्होंने सोचा कि शायद रिलायंस सच में वो टावर लगाना चाहता है और हमारी सिर्फ 10 बाई 10 की खेत की ज़मीन में बीच का हिस्सा आ रहा है टावर लगाने के लिए, और हमको 20,000 रुपये महीना की फालतू की कमाई हो रही। तो उन्होंने ऐसे 1-1 लाख रुपये 2-2 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दी। जब पता चला कि वो फेक है, रिलायंस ऐसा कोई किसी को फ़ोन कॉल करके और व्हाट्सएप पे ऐसा कोई भी डिटेल भेज के नहीं करती, वो तो प्रॉपर उनका एक डेलीगेशन आता है, आपसे प्रॉपरली पूरा रिटर्न डीड बनाते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ होती है। तो ऐसे फ्रॉड बहुत सारे हुए और हो रहे हैं फिशिंग के थ्रू। तो नॉट ओनली अलग अलग जो उनका ऑडियंस है उनको अलग अलग तरह से ट्रैप किया जा रहा है, जो कमर्शियल है उनको कमर्शियली किया जा रहा है। जैसे आप यू आर ए जॉब सीकर तो आपको naukri.com के नाम से आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसको लॉटरी के नाम से आएगा कि उसकी लॉटरी लग गई है। कोई ऐसी लड़की है जो मैट्रिमोनियल साइट्स पे जिसने अपना दे रखा है, कोई महिला है जो 20-30 वर्ष से ऊपर की है, जो शादी के लिए या फिर वीडियो है उसने अपना प्रोफाइल डाल रखा है कि भाई मेरे बच्चे का और मेरा फ्यूचर सेफ हो जाए, तो उनको मैट्रिमोनियल साइट से आता है कि भाई बच्चा US में पढ़ रहा है, US का है लड़का और यहाँ पर जॉब कर रहा है, फिशिंग यार्ड है उसका, और ये सब चीज़ें हैं, और वो आपसे मिलने आना चाहता है। फिर वो उनसे बातचीत होती शुरू होती है मेल के थ्रू, फिर उनको बोलते हैं कि मैं इस डेट को मैं मिलने आ रहा हूँ। फिर उसका फ़ोन आता है कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पे आपके लिए ये गिफ्ट लेके आया था, एक आईफोन था, एक लैपटॉप था, एक मैक एयर था और कुछ $10,000 थे, पर मुझे यहाँ पर कस्टम वालों ने रोक लिया है क्योंकि मेरा लंदन से मैं जो मनी ट्रांसफ़र करूँगा, जो कन्वर्ट करूँगा, उसमें बड़ा इशू हो रहा है। तो अभी क्या कुछ आप 1-1.5 लाख रुपये यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र कर दोगे, ये सामान तो वैसे भी उससे ज़्यादा का ही है। तो उनको लगता है कि मेरा फ्यूचर देखने लग जाती लड़कियां कि आगे वाला मेरा अपकमिंग हस्बैंड है, तो मुझे इतना तो उस पर ट्रस्ट करनी पड़ेगा। तो वो लड़की यहीं से बैठे बैठे अपने फादर से या अपने अंकल से कहकर उनको 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देती है। पता लगता है वो कस्टमर केयर वाला भी झूठा था, उन्हीं का आदमी था, वो व्यक्ति भी कोई US में रहता ही नहीं था, और उसने मैट्रिमोनियल साइट से इनको देख के इनको मूर्ख बना दिया।
ऐसे एक यहाँ की महिला, इंदौर की महिला 19 लाख रुपए तक दे चुकी है। 19 लाख रुपए उसने पहले खुद से लिया, फिर उसने बोला, मैंने बताया ना पहली बार आदमी धोखे से पैसे देता है 2-3 लाख रुपए, फिर वो 3 लाख रुपए वापस लाने के लिए और 5 लाख देता है। फिर उसने बोला कि पहले उन्होंने कस्टम ऑफिसर बन के बताया, फिर उन्होंने ईडी डिपार्टमेंट बोला कि ये डॉलर 10,000 डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 2 लाख और लगेंगे, क्योंकि 10,000 डॉलर है। तो कितने हो गए? 1,000 डॉलर के कितने? 80,000 1,000 डॉलर के, तो 10,000 के कितने? तो उसको लगता है कि 2 लाख रुपए देना वाजिब है, और फिर लैपटॉप भी है, आईफोन भी है, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके उसने लोन ले लेके, एक स्कूल टीचर थी हमारे इंद्रपुरी, मुझे फोन आया तो बोले सर वो मेरे ऐसे ऐसे करके पूरा पैसा लग गया मेरे में, तो लोगों से कर्जा ले लिया मैंने। अब तो 19 लाख मतलब उसकी खुद की सेविंग तो उसने टूटी, कुछ इनसे भी ले ली, कुछ इनसे भी ले ली, और बाकी के जो 5 लाख है, आखिरी के 10 लाख के ऊपर वो ये 10 लाख लाने के लिए देती गई वो, और उसके बाद उनका फोन बंद, सब बंद, खत्म था। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई? ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से। तो फिशिंग का मतलब ये है कि वो आपको फंसाने के लिए भेजा गया। 2 तरह की फिशिंग होती है, एक तो ये नॉर्मल फिशिंग होती है, स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग का मतलब, स्पेयर समझते हो क्या होता है? कौन बताएगा? स्पेयर फिशिंग, स्पेयर होता है भाला। मुझे पर्टिकुलर उस मछली को ही मारना है, पूरे ग्रुप में नहीं भेजना। ये तो रैंडमली मैंने 100 ईमेल भेजे, 200 ईमेल भेजे, 200 लोगों को एसएमएस भेजे, कुछ 10 लोग फंस गए, 5 लोग, और या तो फिर स्पेसिफिक मछली को ही मारना है, मुझे सिर्फ उसी को मारना है, उसी पे फोकस करके, कंसंट्रेट करके। तो वो फिर आपका प्रोफाइल स्कैन किया जाता है 1-1.5 महीने, 2 महीने साइबर प्रेडिटर्स के द्वारा, जो शातिर अपराधी हैं, साइबर के क्रिमिनल हैं, और पूरा स्कैन करके पूरा आपका एक एनालिसिस निकाला था कि ये महिला है जो इस तरह की पोस्ट डालती है, जो ये मतलब ये दुनिया से दुखी है, अलोन है, इसका कोई फ्रेंड भी नहीं है कोई, क्योंकि अगर मेरा मित्र है तो मैं कोई भी ऐसे सैड वगैरह कोई फेसबुक पे नहीं डालने वाला हूँ। कोट्स वो कब डालने वाला हूँ? जब मेरी कोई सुनने वाला, तो फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपने स्टेटस पे डालता हूँ, फिर कहाँ डालता हूँ? अपनी वॉल पे। और अगर मुझे कोई सुनने वाला है तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। आपको ऐसे कुछ 1-2 दोस्त जरूर होना चाहिए जिनके सामने आप सब कुछ डिस्क्लोज कर सको, सब कुछ ओपन अप कर सको। 1-2 दोस्त होना चाहिए फ्रेंड्स में ऐसे, नहीं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। ऐसा नहीं बिना एक्सप्रेस करे मैं बोलता हूँ, जहर तो पी नहीं सकता, उगालना तो पड़ेगा आपको। एडवर्स कंडीशन आएगी, बिटर एक्सपीरियंसेस होंगे, फैमिली में क्या, फ्रेंड्स में क्या, रिलेटिव्स में क्या। यहाँ पर कॉलेज में भी ऐसा होता है ना, कुछ लड़की वो अपना को पता नहीं क्या समझती, तो 3-4 लड़कियां उससे बातें नहीं करती कुछ। कोई एक तो है सुपर एटीट्यूड वाले रहते हैं ना, आप तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे। वो एक कोई दोस्ती उससे बात भी करना चाहती तो उसकी फ्रेंड उसको फोन ही मार देती, कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की, है ना, होता है ना ऐसा, कॉमन फिनोमिना है। तो भाई ऐसे एक्सपीरियंसेस सभी को होंगे। आपको लगता है कि सिर्फ आपकी लाइफ बिटर है, आपको मालूम नहीं हम जो लोग बैठे हम कैसे काम कर रहे हैं। तुमको बताएंगे तो तुम रो दोगे, खून के आंसू रो दोगे, पर फिर भी लाइफ इज मूव करती है, ऑन करती है। उसको लिए कोई ने अपने को फ्रेंड जोन कर दिया, है ना। पहले कोई 2 लोग बड़े अच्छे से मित्र थे, क्या बोलते हैं उसको, मित्र था वो, रिलेशनशिप। वाह, फ्रेंडशिप, है ना। वो फिर वो अमित्र हो जाते हैं, मतलब अमित्र हो जाते हैं, फिर वो अमित्र हो जाते हैं, है ना, ड्यू टू सम रीजन। पहले फर्स्ट ईयर तक कुछ 2 लोग फ्रेंड्स थे, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आके वो अमित्र हो गए फाइनल में, क्योंकि फाइनल ईयर में फर्स्ट ईयर की फिर बैच आई। ऐसा भी होता है ना। तो हम एक लड़की को 3 बार बहू बनते हुए देखते हैं कॉलेज में। पहले वो उसकी थी, फिर वो उसका, लड़कों को भी ऐसा देखते हैं, उसको भी बहू बदलते हुए देखते हैं। उनको ऐसा लगता है उनके नजरिए से, बट ऐसा होता नहीं। ये एज है, टेम्पटेशन होता है। आप जितने लोग कॉलेज में बैठे हो, आज से 10 साल बाद शायद 5 लोग भी आपस में टच में नहीं रहो। इट्स ए ब्रूटल रियलिटी जिनके साथ भी आपने देखो ना, आपके 12th के स्टूडेंट्स कहाँ हैं आज, 10th के आपकी बेस्टी कहाँ है आज। तो जब 10th के बेस्टी आज आपके साथ नहीं है, तो ये बेस्टी भी आपके साथ हमेशा, कुछ तो रहेंगे पर कुछ नहीं रहने वाले। तो ये प्रोसेस है लाइफ की, बट उसके लिए आपको हैंडल करना आना चाहिए, आपको हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ। तो फिशिंग में आपको कभी भी नहीं पढ़ना है, किसी भी तरह की मेल आए उस पर डाउट करना सीखो हर चीज पे, तब जाके क्या होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक तो आपको उल्टा सिखाएगा, विश्वास करना सीखो, पर आप चीज को ठोक बजा के करो।
तो अब आप क्या हो गए, किसी से आपको चीट नहीं होगे, नहीं तो फिर आपको चीट होगा। और एक बार मैंने बताया कि कोई आपके पास कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंस, उसके बाद फिर डैमेज कंट्रोल होता है, पैसे आने में बड़ा मुश्किल होती है, और फाइनेंशियल फ्रॉड में तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है। और कोई डिफेमेशन हो गया, कोई ने गलत प्रोफाइल बना के डाल दी, तो फिर वो लड़की या कोई लड़का वो मुंह दिखाने में बड़ा मुश्किल होती है। जो सोशल जो डिफेमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, कई बार फाइनेंशियल से भी ज़्यादा होती है। पर जिसके पैसे चलेगा वो पैसे और कमा लेगा, लेकिन गई हुई इज्जत का क्या करेगा? किसी ने अपने मैसेज से किसी को मैसेज कर दिया तो कब किस किस को क्लैरिफाई करते रहोगे, इट वाज नॉट मी, इट वाज समवन एल्स वाज यूजिंग माय अकाउंट। वो तो ये समझेंगे कि आप ही यूज कर रहे हो, फाइन। दूसरा, मैंने आपको कल भी बताया था कि यूआरएल को आप कोई भी यूआरएल जब आती है तो उसको आपको ढंग से इसको रीड करना आना चाहिए। यूआरएल के एनाटॉमी जो होती है यूआरएल की, वो होती है पहले हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP, फिर उसके बाद हमारा सब डोमेन होता है www.worldwideweb, फिर हमारा मेन डोमेन होता है जो हमारा वेबसाइट का नाम है google.com, और हमारा टॉप लेवल डोमेन जो होता है उसको हमारा था 3 डॉट के बाद। इसको हम बोलते हैं जो भी वेबसाइट की या जो भी हमारी जो पोर्टल है उसके नेचर बताता है, प्रकृति बताता है। जैसे हमारा सरनेम हमारा नेचर प्रकृति बताता है कि हम लोग कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, राइट। वैसे ही डॉट के बाद के 3 जो अल्फाबेट होते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो वेबसाइट है किस बिजनेस में डील करती है। ये कॉम है मतलब कमर्शियल वेबसाइट है, खरीदे बेचना, प्रॉफिट कमाना इनका मेन उद्देश्य। ORG मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। .edu मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। .ac मतलब एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन है, कोई शैक्षणिक संस्थान है जो शिक्षा देने का काम करता है। और .gov मतलब कोई गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, फाइन। तो तब आप अभी आपको जैसे कोई बोलता है SBI.com, तो आप कई बार कॉम पे ध्यान नहीं लगाते और आप वो पेज को फॉलो करने लग जाओगे, पर आपको देखना पड़ेगा कि SBI तो गवर्नमेंट की संस्था है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका तो डोमेन क्या होना चाहिए, .gov.in होना चाहिए, इंडिया में है तो पूरी URL पढ़ना सीखो और उसको समझना सीखो। URL से समझ पाओगे कि वो कहाँ की है और किस चीज़ में डील करती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रिएक्ट करना है, फाइन। तो कॉम जैसे है वैसे आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। कमर्शियल मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई समाज सेवा नहीं, सीधे सीधे प्योर बिजनेस। एंड प्योर बिजनेस है तो भाई इसको क्या फायदा है मेरे को ये सर्विस फ्री देने में, ट्रू कॉलर मुझे क्यों फ्री सर्विस दे रहा है, व्हाट्सएप को क्या अड़ी पड़ी है जो मुझे 2012 से लेकर आज तक फ्री में सर्विस दे रहे हैं, 1 रुपया 1 पैनी चार्ज नहीं किया व्हाट्सएप ने, तो उसको क्या कमाई हो रही है मुझसे? नेचुरली आपकी जितनी भी पोस्ट है उससे कमाई हो रही है, आपका डेटा बेचता है लोगों को, आपकी पोस्ट लाइक डिसलाइक वो सब बेचता है लोगों को, आपकी फोटो पता नहीं कि विश्व के किसी दूसरे कोने में किसी प्रोडक्ट के ऊपर छपी हो तो आपको पता भी नहीं, क्योंकि आपने तो परमिशन दे दी थी कि माय फोटो गैलरी इज एक्सेसिबल टू व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप कैन शेयर दिस फोटो विद एनीवन इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जब आपने खुद के हाथ कटा लिए कि किसी को भी बेच सकता है शेयर किया, जैसा शेयर का मतलब साझा करना, बांटना मतलब उसको किसी को भी दिया जा सकता है, तो दिया जा सकता है तो फिर आप बोल ही नहीं सकते कि मेरा फोटो कैसे यूज किया जाए। तो आपके फोटोग्राफ्स को ध्यान रखो, रील डालने के पहले, पोस्ट को डालने के पहले यू सपोज टू बी मोर विजिलेंट एंड ट्राई टू मेंटेन साइबर हाइजीन, साइबर स्वच्छता जिसको हम बोलते हैं। स्वच्छता मतलब अच्छी पोस्ट डालो, अच्छा कंटेंट डालो, कोई भी ऐसी कम्युनल पोस्ट ना डालो, कम्युनल पोस्ट को लाइक भी ना करो, कोई इस तरह की कोई पोस्ट है जिसमें किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसी पोस्ट करने से बचें। इंस्टेड ऑफ दैट उसको सीधे मुंह पर बोले, उसको टैक्स करने की जगह क्या हो, सीधे मुंह को बोलो अगर उससे कोई इश्यू है, राइट। पर हमारे यहाँ तो कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, बिना बात करे बस वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, फिर वो बोल रही है हाँ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, फिर वो बोलती कुछ लोग वैसे होते हैं, वो कुछ लोग में गाली बके जा रहा है एक दूसरे, और इससे दूसरे लोगों को भी समझ में आ रहा है और दूसरों को सब समझ में आ रहा है कुछ लोग कौन है, कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको इन चीजों से बचना है, बी मैच्योर, है ना। यू सपोज टू इनफ करेजेस टू से समथिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, उसके मुंह पे उतना दम होना चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट क्या खेलना, सीधे जाके बात कर लो, फाइन, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें वही रिलेट हो जाएगा और फैसला हो जाएगा। उसके बाद TTMM, समझते हो ना, तू तेरे मैं मेरे, उसके बाद TTMM होता है कि अब तू तेरे और आज से मैं, पर उसके बाद ये जो मैं से ये बंद हो जाएगी, नहीं तो ये चलती रहेगी कुछ ना कुछ, फाइन। और आप वायलेशन कर बैठोगे IT लॉ का,
और देन यू विल बिकम अफेंडर, आप खुद अपराधी बन जाओगे। अब कोई भी वेबसाइट चालू करने के पहले, ओपन करने के पहले HTTP के बाद S पे हमेशा ध्यान दो। S किस लिए होता है कोई बताएगा? सिक्योरिटी। कहाँ लिखा है ऐसा? अच्छा, पढ़ा कहाँ पढ़ा है फिर ऐसा? HTTP में S का मतलब सिक्योरिटी होता है, ऐसा किसी बुक में लिखा होगा या फिर कोई दैनिक भास्कर की टॉप हेडलाइन पर है? एस पर प्रोफेसर गौरव रावल, HTTP का मतलब आपका टेक्स्ट ट्रांसफर और S का मतलब सिक्योरिटी, ऐसा लिखा है क्या? फिर कैसे पता है भाई? S का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ आप यहाँ देखिए, जब भी कोई वेबसाइट जब आप बनाते हो तो देयर आर 3 स्टेजेस टू मेक अ वेबसाइट। ये जो किसी न किसी वेबसाइट के आगे ही लगा होगा, ये तो मालूम है ना? ऐसा तो बीच में कहीं लगा नहीं होगा नाम के आगे किसी का, कुछ ना कुछ .com या कुछ वेबसाइट होगी। तो कोई वेबसाइट जब आप बनाते हो तो देयर आर 3 स्टेजेस। 1, यू हैव टू मेक अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिसको हम वेबसाइट का लेआउट डिजाइन बोलते हैं। अब वो डिजाइन लेआउट बन गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, वो वेबसाइट को रजिस्टर करना है किसी न किसी नाम से, है ना? ipsacademy.edu.in या फिर gauravrawal.com ऐसा करके। यस, वेरी गुड क्वेश्चन जो नंदिनी ने पूछा है, अवंतिका ने, सॉरी नंदिनी कौन है पीछे, सॉरी फेस आप पे ध्यान रखते नंदिनी, हाँ ठीक है। और ये तो जिज्ञासा है। तो अवंतिका का क्वेश्चन है कि क्या ये कितने हद तक सही है कि जब हम टेलीफोन पे कोई बात कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी फैसिलिटी के बारे में या किसी ऐप के बारे में या कोई कहीं वेन्यू कहीं घूमने जाने के बारे में, तो हमारा अगर नेट ऑन है तो क्या हमारा फोन सुनता है? यस, इट्स ट्रू। ईच कॉल ऑफ योर इज रिकॉर्डेड। आप इसको कर भी सकते हो, आप 10 दिन तक अपने मित्र से सिर्फ मनाली घूमने जाने की बात करो फ़ोन पर, आप देखोगे कि आपके जीमेल पर मनाली के रिजॉर्ट्स के ईमेल आना शुरू हो गए, जबकि आपने अभी अपने दोस्त के अलावा किसी से बात नहीं की। तो ईच ये आपके, मैंने बताया दिस फोन डिवाइस इज स्मार्टर देन यू। आपके बिना जाने बिना आपको पता चले भी बहुत सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। कुछ मॉलवेयर ऐसे होते हैं जो मैं अपने फ़ोन में अगर इंस्टॉल करके बैठा हूँ तो मैं ऑफ मोड में भी अगर ये जहाँ ये डिवाइस रहेगा वो रिकॉर्डिंग कोई तीसरा व्यक्ति रिमोटली सुन सकता है। ऐसे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी आते हैं कि मेरा कैमरा मेरी मर्जी के बगैर भी वो ऑन ऑफ कर सकता है। अगर मैं ऐसे करके उससे बात कर रहा हूँ तो कैमरा ऑन ऑफ होके जो मेरे सामने हो रहा है वो दिखेगा भी सही सुनाने के साथ में। तो जब भी आप जहाँ पर बैठे तो अपने डिवाइस को, या तो इसलिए आजकल जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, चाहे कैबिनेट मीटिंग होती है, जैसे हमारे अभी विधायक दल का नेता चुनना था, CM चुनना था, जितने भी मीटिंग में जा रहे थे सबको ये कहा गया था कि अपने डिवाइस बाहर रखिए या फिर उनको फ्लाइट मोड पे रख दीजिए ताकि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए। स्विच ऑफ नहीं, स्विच ऑफ में भी ट्रैक हो सकता है कि आपका मोबाइल कहाँ है। अगर आपका डिवाइस स्विच ऑफ भी है लेकिन अगर उसमें सिम इंसर्ट है देन ऑल्सो इट इज ट्रेसेबल, ट्रेस किया जा सकता है कि वो कहाँ पर उसकी लोकेशन है। तो सिम एनालिसिस होता है। तो आपको ये बात काफ़ी हद तक सही है, बहुत से मामलों में ऐसा देखा भी गया है। लेकिन जब इन ऐप से या जब इनसे पूछा गया सर्विस प्रोवाइडर से तो इन्होंने कहा गया कि ऐसा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, डिनाई किया गया है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस बहुत लोगों का रहा है। तो कोशिश करें कि आप, मैंने इसलिए बोला साइबर हाइजीन, जो आप बात करते हो, जो आप टेक्स्ट करते हो, आपने गूगल पे कुछ टाइप किया, सिर्फ गूगल पे आपने लिखा RDX बॉम्ब और उसको मिटा दिया, ऐसा सिर्फ 10 दिन तक करो। 11वें दिन वन और अनदर सिक्योरिटी एजेंसी में कॉल यू और आस्क यू व्हाट वाज योर इंटेंशन टू टाइप दिस थिंग ऑन गूगल। मतलब अभी आपने उसको सर्च पे इंटर भी नहीं मारा है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेंजर खोलो और व्हाट्सएप पे मैं अपने किसी फ्रेंड को आई लव यू और मिटा देता हूँ, अभी मैंने उसको सेंड, देन ऑल्सो व्हाट्सएप नोज कि व्हाट यू हैव टेक्स्ट, जो आपने मिटाया वो भी रिकॉर्ड होता है। ईच टेक्स्ट ऑफ योर्स, ईच
डॉट ऑफ योर्स, जो भी आप मैसेंजर पे टाइप कर रहे हो, रिकॉर्डेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपकी चैटिंग लॉग देखना चाहेगी तो पता लग जाएगा, जो आपने मैसेज नहीं भेजे वो भी आ जाएंगे, डिलीटेड मैसेज भी आ जाएंगे। जो डिलीट कर देता है ना एसएमएस, हम करने के बाद हम सोचते हैं एसएमएस डिलीट कर दें, किसको पता चलेगा? सिम में एक कॉपी होती है उसकी, सिम एनालिसिस में हम डिलीटेड एसएमएस भी निकाल लेते हैं, जो साइबर फॉरेंसिक का पार्ट है। तो देयर आर टूल्स अवेलेबल थ्रू विच वी कैन डू दिस। तो आपको बड़ा ही, मैंने बोला ना, आप लाइव ट्रांसमीटर रख के घूम रहे हो अपनी जेब में, तो इसको डिवाइस को स्मार्टर देन यू, आपको कहाँ क्या क्या चीज़ आपके रिकॉर्ड करना है आपको पता नहीं, तो आपको वाइसली इसको यूज करना। वाइसली यूज करना मतलब बड़े प्रूडेंसली, बुद्धि विवेक के साथ, जागरूक होकर यूज करना है। भाई हम जागरूक कैसे होते हैं? आप अपने रूम में बैठे हो, 3 दोस्तों, 3 लड़कियां, 3 लड़के, आप जागरूक नहीं हो, आप कुछ किसी की भी तरह की ओपनली बात कर सकते हो, वासेपुर मिर्जापुर सब कर सकते हो, नहीं? लेकिन आपको पता है कि आप, अब ये तीनों दोस्त उठ के अपने डाइनिंग हॉल में आ गए जहाँ एक मित्र के पापा भी बैठे हैं, अब आप जागरूक हो, अब आप ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर सकते। अब आपको डिग्निटी के साथ ही, क्योंकि यू नो दैट समबडी इज आल्सो हियरिंग योर कॉन्वर्सेशन व्हिच इज अ हायर पोस्ट और हायर अथॉरिटी। 3 फैकल्टी मिलके स्टाफ रूम में कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मीटिंग चल रही है तो वहां नहीं कर सकते कोई बात, क्योंकि हमको पता है हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारा चेयरमैन या हमारा इमीडिएट बॉस भी वहां पर बैठा है। तो जब आप इस डिवाइस पे बात करते हो तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट दैट योर रिकॉर्डिंग, योर वॉइस मे बी रिकॉर्डेड एंड लिसन बाय समवन, लिसनिंग, दे आर लिसनिंग टू यू। इसलिए रात्रि में आपको या तो मोबाइल स्विच ऑफ करके सोना चाहिए, या फिर रात्रि में आपका मोबाइल आपको फ्लाइट मोड पे करके सोना चाहिए, क्योंकि फिर वो कोई सिग्नल नहीं पकड़ेगा उपकरण। लेकिन जब तक सिग्नल पकड़ रहा है, भले डेटा ऑन हो या ऑफ हो, यू आर रीचेबल, यू आर रीचेबल। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जब आपका वॉइस, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जब भी वॉइस कॉल आए तो तब उस टाइम डेटा बंद कर ही दें। आप कोशिश करें कि उस टाइम आपका इंटरनेट चालू ना हो। इज दैट क्लियर? अब हम बात कर रहे थे HTTP का मतलब क्या। तो वेबसाइट में आप एक वेबसाइट डेवलप करते हो, उसको लेआउट बनाते हो, उसका डिजाइन बनाते हो, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब मेरे को इसको किसी नाम से रजिस्टर्ड करना है gauravrawal.com से। फिर मैं क्या खरीदता हूँ? डोमेन खरीदता हूँ। डोमेन 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। जो .com के बाद, डॉट के बाद जो 3 अक्षर है, वो डोमेन मुझे खरीदना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है अपने नाम के साथ, gauravrawal.com या .gov, .ac, .edu या .org, जो भी मेरे को अवेलेबल होगा डोमेन, जैसा मेरा बिजनेस है वैसा। अब ये 2 चीज़ हो गई, वेबसाइट बन गई, मैंने उसका नाम भी ले लिया, डोमेन ले लिया। अब मुझे ये वेबसाइट एक ऐसे सिस्टम पे रखना है जो 24/7/365 ऑन हो, क्योंकि कोई भी रात्रि में भी इसको देख सकता है। यूएस में बैठा हुआ व्यक्ति देखेगा, 13.5 घंटे का डिफरेंस है हमारे और यूएस के बीच में। तो जब यहाँ पर दिन होगा वहाँ रात होगी, यहाँ रात होगा वहाँ दिन होगा। तो यहाँ रात्रि की 11 बजे की, वहाँ सुबह की 9 बजे की, तो वो 9 बजे देख सकता है मेरी वेबसाइट। तो मेरे को तो 24 घंटे इसको ऑन चाहिए। अब मेरे कंप्यूटर में अगर इसको रखता हूँ वेबसाइट को, तो मेरा कंप्यूटर 12 घंटे ऑन रहेगा, या रात्रि में बंद हो जाएगा, या चालू भी रखता हूँ मैं, हो सकता है कट ऑफ हो जाए, लाइट बंद हो जाए, बिजली चली जाए थोड़ी देर के लिए। यूपीएस में भी 15 मिनट का बैकअप होता है, 1 घंटे का बैकअप होता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर 4 घंटे के लिए बिजली चली गई तो 4 घंटे तक मेरी वेबसाइट क्या रहेगी? ठप। फिर मैं इस समस्या को दूर करने के लिए एक ऐसा कंप्यूटर सर्च करता हूँ और वहाँ पर अपनी वेबसाइट को रखता हूँ। उस कंप्यूटर को मैं बोलता हूँ वेब सर्वर। और वो वेबसाइट को मेरी वहाँ रखने के लिए मैं उनसे उनके वेब सर्वर में जगह खरीदता हूँ, जिसको हम बोलते हैं सर्वर स्पेस। और उस सर्वर स्पेस को खरीदने के लिए मैं सालाना कुछ पैसे देता हूँ, 3000, 4000, 5000 साल के, ताकि, और वो ऐसा कंप्यूटर है जो 24/7/365 ऑन है विद द लॉट्स ऑफ बैकअप्स। 4-4, 5-5, 8-8 दिन तक भी पावर कट ऑफ रहे तो वो सिस्टम ऑफ नहीं होगा। अब ये तो चीज हो गई वेबसाइट में, कि वेबसाइट को बनाना, उसको डोमेन नेम रजिस्टर करना, उसको ऑन एयर करना, ये तो ऑन एयर हो गई। इसके बाद एक सर्टिफिकेट और आपको लेना पड़ता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। लिख लो, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। जिसको हम SSL सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं,
जो वेबसाइट ये सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट ले लेती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ता है, साल भर के लिए मिलता है 800 से 1000 रुपए में। तो वो आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करके देखते हैं कि आपकी वेबसाइट मानक स्तर पर स्टैंडर्ड को फॉलो करती है या नहीं करती है ना। जो लूप होंगे वो बता देंगे कि आप इनको कर लीजिए तो आपकी वेबसाइट स्टैंडर्ड हो जाएगी, मतलब सुरक्षा मानकों पे खरी उतरती है या नहीं। जब आप ये सर्टिफिकेट लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के आगे ये लॉक का सीन लग जाता है, ये लॉक बना हुआ जाता है। और HTTP के बाद क्या बना हुआ जाता है? S। अगर आपने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया, देन ऑल्सो योर वेबसाइट विल बी वर्केबल, विल बी ऑन एयर, बट विदाउट S। तो आपकी वेबसाइट क्या है तब HTTP ही लिखा हुआ आएगा, S नहीं लिखा होगा। छोटा सा जो लॉक बना हुआ है वो भी बना हुआ, जैसे मैंने ये वेबसाइट इधर दिखाई थी अभी आपको। देखो यहाँ पर एक छोटा सा लॉक बना हुआ था HTTP के पहले, और HTTP के बाद क्या लिखा हुआ था? S। तो ये मान के चलते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो सुरक्षा मानकों को पूरा करती है, तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, आपका डेटा यहाँ से चोरी नहीं होगा, स्टील नहीं होगा। लेकिन दिस इज नॉट द क्लेम कि अगर ये SSL सर्टिफिकेट ले लिया तो फिर बिल्कुल ही नहीं चोरी होगा, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद भी देयर आर वल्नरेबिलिटीज इन द वेबसाइट, हो सकती है और आपका डेटा चुराया जा सकता है। पर एक मोटा तौर पर 70-80% हम मान के चलते हैं कि अगर किसी वेबसाइट के आगे HTTP के बाद S लगा, मतलब उसने उस वेबसाइट ने सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट ऑप्ट कर रखा है, तो वो सुरक्षा मानकों को पूरा करती है। इज दैट क्लियर? तो कभी भी कोई वेबसाइट विजिट करने के पहले हम HTTP के बाद S और ये छोटा सा लॉक जरूर देखेंगे। ये लॉक और S नहीं है मतलब वो सेफ वेबसाइट नहीं है। इसका मतलब है कि नहीं, आप उस पर फिर भी विजिट कर सकते हैं, बट फिर उस केस में आपके डिवाइस में अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए, ताकि वो कोई स्पायरवेयर या मॉलवेयर वहां से कोई ट्रांसफर होकर आपके डिवाइस में ना आ जाए, या आपका क्रेडेंशियल वहां चोरी ना हो जाए किसी लिंक पे क्लिक करके। इज दैट क्लियर? उसके बाद मैंने ये बताया कि आपको ये देखना है, ये दोनों गूगल के पेज है, एक फेक गूगल पेज है और एक एक्चुअल गूगल पेज है। देखो उसके आगे HTTPS लगा हुआ है और एक लॉक लगा हुआ है, और उधर कोई HTTP का S नहीं लगा हुआ। तो आपको पूरी URL चेक करना है जब भी आप कोई जाते हैं। तो वो फेक गूगल अकाउंट है, वहां पर भी आप जाओगे तो गूगल आपको लॉगिन करने का बोलेगा, आप लॉगिन करोगे, पासवर्ड डालोगे, लेकिन वो लॉगिन नहीं होगा और आपका डेटा भी क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। मतलब आपका ID पासवर्ड भी चोरी हो जाएगा और लॉग भी नहीं कर पाओगे। तो आपको पूरी URL पढ़ना है। आज से आप, मैंने बोला आप सब वही चीज करना जो आप नेट पे यूज कर रहे हैं, लेकिन आप सब चीज क्या करके करोगे? अलर्ट होगे और जागरूक होगे और कॉन्शियसली करो। अभी तक आप जागरूक होके नहीं करते थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अवेयर होके करना पड़ेगा कि भाई ऐसा चीज हो सकती है, पॉसिबल है। तो किसी भी वीडियो पे कोई वीडियो कॉल आता है उस पर बिलीव नहीं करोगे ब्लाइंडली। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डीप फेक हो सकता है, तो इसलिए उसको ऑब्जर्व करोगे, उस वीडियो को जिसने करा उसको कॉल लगा के कंफर्म करोगे। और अगर कोई कॉल आया किसी व्यक्ति के नाम से उसकी सेम वॉइस टोन में, तो उसको वीडियो कॉल करके कंफर्म करोगे। तो देयर विल बी ऑलवेज अ सेकंड चेक फ्रॉम योर साइड, देन यू विल बी थिंक दैट यू विल बी सेफ एंड सिक्योर इन दिस साइबर स्पेस। अदरवाइज आप ठगी के शिकार आसानी से हो सकते, मतलब देयर आर चांसेस। अब कैसे पता करें कि कोई लिंक है, क्या वो फेक लिंक है या अच्छी लिंक है? कैसे पता करेंगे कि वो इसमें मॉलवेयर है कि नहीं? तो मॉलवेयर इट्स ए अमलगम ऑफ टू वर्ड्स। मॉल इज फॉर मलिशियस, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कलुषित, मतलब ऐसे कोड्स जिनके थ्रू कोई सॉफ्टवेयर को, किसी सिस्टम को खराब किया जा सकता है। और सॉफ्टवेयर, तो मलिशियस और सॉफ्टवेयर को मिलके हमने वर्ड बनाया मॉलवेयर। सॉफ्टवेयर का वेयर लिया, मलिशियस का मोल लिया, इसलिए हम इसको मॉलवेयर। तो कैसे पता करें कि कोई लिंक है जिसमें मॉलवेयर से एम्बेडेड है या नहीं है? तो उसके लिए एक वेबसाइट है, लिंक दैट इज www.virustotal.com। www.virustotal.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर लिखा है URL। देखो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे, ये वेबसाइट कब हेल्पफुल है? जब मेरे डिवाइस में, मेरे कंप्यूटर में, मेरे मोबाइल में कोई एंटीवायरस नहीं है।
अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास कोई लिंक आई है, वो लिंक फेक है या ऑथेंटिक है। तो मैं URL पे जाके यहाँ पर क्लिक करूँगा URL पर, और वो ऑप्शन देगा मुझे। URL पे क्लिक करके मैं वो URL वहाँ पे पेस्ट करके उसको क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। दूसरा, अगर कभी मैंने कोई फेक वेबसाइट, मुझे चेक करना कि वो वेबसाइट डोमेन सही है कि नहीं, तो मैं यहाँ सर्च में ऑप्शन पे जाके यहाँ पर वो वेबसाइट टाइप करके देख सकता हूँ, तो वो वेबसाइट वनरेबल है या नहीं है वो भी मुझे बता देगा। तीसरा, अगर ऑलरेडी मैंने कोई चीज़ डाउनलोड कर ली है अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में, यस हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि बाय चांस कभी मतलब मैंने एक वेबसाइट पे गया था, तो स्क्रॉल कर रहा था, तो बस स्क्रॉल करते हुए ही एक ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे डायरेक्ट कर दिया जाता है, तब क्या करना चाहिए? मतलब ऑटोमेटिकली आप बस आर्टिकल स्क्रॉल कर रहे हो, क्लोज कर दो, इमीडिएटली क्लोज करो, सारे टैब बंद करो। यूट्यूब पे वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाती है, वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट हो जाते हैं ऐप पे। हाँ, इसीलिए तो इमीडिएट क्लोज करो उसको, अगर ऐसा होता है। राइट, अब आपको यहाँ पर जैसे आपने कोई डाउनलोड ऑलरेडी कोई फाइल कर ली, उसको चेक करना है ना, फोल्डर माई डॉक्यूमेंट में आ गया, या तो फिर हो सकता है डाउनलोड फोल्डर में आ गया, तो यहाँ से फाइल में जाकर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जो आपने डाउनलोड करा है उसको यहाँ से उसको पाथ उसका बताकर यहाँ से उसको स्कैन भी करा सकते हैं ऑनलाइन, कि उसमें कोई मॉलवेयर या मलिशियस सॉफ्टवेयर या कोई स्पायवेयर तो नहीं मिला हुआ है, कोई वायरस तो नहीं है उसमें। तो बिना एंटीवायरस जब अपने पास नहीं है, तो यहाँ से वो फाइल अब हम डाउनलोड तो कर ही चुके हैं, पर उसको चेक करना है मेरे पास एंटीवायरस नहीं है सिस्टम में, तो virusdata.com पे जाकर फाइल में जाकर मैं ब्राउज करके वो फाइल दिखा दूंगा, उसको सिलेक्ट करके उसको स्कैन करा दूंगा, तो वो बता देगा कि इसमें वायरस है या 27 तरह 27 टाइप्स के वायरस को आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट, तो आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या? एनी क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? कोई क्वेश्चन? हाँ, एक मिनट, हाँ पूछो। सिम यार आज के टाइम 50 रुपए की सिम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, डाटा की जरूरत नहीं ना, मैंने तो वो सिम लेने का इसलिए बोला कि उसमें नेट नहीं चलाएंगे हम। जो सेकंड सिम आप चलाओगे वो सिर्फ ओनली फॉर OTP पर्पस, जिसपे सिर्फ अपने को क्या आ जाए, इनका OTP आ जाए, बैंक का OTP आ जाए, आधार का OTP आ जाए, पैन कार्ड का OTP आ जाए। मुझे उस पे नेट तो चलाना है दोस्त, नेट से बचाने के लिए तो एक अलग से सेपरेट सिम दिलाई। हाँ लगते हैं ना, तो उसके लिए फिर जैसे क्लास में मांग लोगे, तू दे दे यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा अफोर्ड। फादर नहीं करते तो कर सकते हैं, वो सिम कर सकते, मतलब ऐसी कोई सिम होना चाहिए, जरूरी नहीं तुम्हारी हो, लेकिन वो ऐसी सिम हो जिसपे नेट यूज नहीं होता। हमेशा के लिए बिल्कुल। जो आप अभी तक डाल चुके हो इंस्टा पे, फेसबुक पर, देखो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक्रोपोलिस एक कॉलेज में पढ़ाता था 2011 में। मैंने वहाँ से कॉलेज छोड़ा, मैं किसी दूसरे कॉलेज में गया, वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना। कुछ बच्चों ने मेरा फेयरवेल किया, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप, उस टाइम तो ये व्हाट्सअप था नहीं, फेसबुक ही होता था, तो फेसबुक मैसेंजर पे कुछ बच्चों ने लिखा कि सर प्लीज डू नॉट गो, डोंट गो, आप जैसा टीचर नहीं मिलेगा हमको, ऐसा वैसा, सो एंड सो। इमोशनली बच्चे हो जाते हैं थोड़े अटैच, जिनको आप पढ़ाते हो, क्लास टीचर हो, सब्जेक्ट टीचर हो। अब ये बात 2012 की है, 11 की। उसके बाद फिर मैंने फेसबुक, वो उस टाइम तक मैंने वो उस डिवाइस में मैसेंजर भी था, तो मैसेंजर पे बात होती थी, क्योंकि व्हाट्सअप नहीं था। फिर व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक मैसेंजर बंद ही हो गया, लगभग कोई नहीं करता, कुछ लोग करते हो तो पता नहीं, मैं भी भूल गया उस बात को। फिर अभी मैंने एक नया 2021 में मैंने नया डिवाइस लिया, 10 साल बाद, है ना। तो वो जो मोबाइल में मैसेंजर डाउनलोड हो गया, तो आई वाज सरप्राइज। तो मैंने तो किसी को मैसेज नहीं देखा, तो मैंने देखा ये 2011 का मैसेज अभी तक वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ वहाँ पर, 10 साल बाद भी। मतलब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया उसको मैसेंजर को, लेकिन वो मैसेंजर मैं उस लड़की को जैसे मैंने देखा, मैंने कहा अभी किसने मैसेज किया, तो वो मैंने फिर उसको देखा, देखा ये कौन है जो प्लीज डू नॉट गो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाया कि ये कौन है क्या है। फिर मैंने जब डेट देखी उसमें, तो उसमें लिखी थी अगस्त 2011।
तो 10 साल से वो मैसेज का टेक्स्ट, एक एक टेक्स्ट एज इट इज पढ़ा हुआ है। क्योंकि मैंने भाई, हम लोग कोई चैट तो डिलीट करते नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं उसमें चैट में कुछ क्या। व्हाट्सएप पे भी नहीं करते हैं, जब तक व्हाट्सएप चला रहा है इंस्टॉल कर देंगे, दूसरे डिवाइस में इंस्टॉल कर देंगे, चैट तो अपन कोई करते नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल तक वो कंटेंट ऐसा का सही पढ़ा है। तो अगर मैं डिलीट भी कर दूं चैट, तो भी फेसबुक के पास तो एक चैट रिकॉर्ड है। जब भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मांगेगी कि इन्होंने अभी तक क्या क्या किन किन को चैट की, तो वो मिल जाएगी। जब 10 साल तक मुझे दिख रही तो फेसबुक के सर्वर में नहीं होगी क्या? और वो दिखी मुझे इसलिए रही कि फेसबुक के सर्वर ने उसको अभी तक उसको क्या कर रखा है, लाइव। तो अगर इसीलिए जब आप देखते हैं कि फेसबुक का अकाउंट भी, जब आप अकाउंट डिलीट नहीं होता है, क्या होता है, डीएक्टिवेट होता है। एक्टिव और डीएक्टिव, डिलीट नाम का कोई ऑप्शन दिया नहीं है फेसबुक ने भी। तो आप सारी पोस्ट डिलीट कर दो, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, पर फिर भी वो एक, हाँ अभी जरूर न्यू एजुकेशन हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने बोला, तो फेसबुक ने कुछ 10,000 अकाउंट डिलीट किए, 10 लाख अकाउंट डिलीट किए इंडिया में, जो पिछले 4-5 साल से एक्टिव नहीं थे। उस केस में फेसबुक के खुद की पॉलिसी डिलीट करने की, लेकिन आप खुद डिलीट, उसके पास तो एक बैकअप है ऑलरेडी, जो आपने अभी तक पोस्ट डाल चुके हो, वो वाली पोस्ट भी डिलीट कर दो, लेकिन उसके पास एक कॉपी है उसकी। वो आपके मेमोरी कार्ड में रहेगी। अगर कोई हम फॉरेंसिक का टूल लगा के उसको एक्सेस करना चाहें, तो डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, डिलीट फोटोज में, वीडियोज में, बिल्कुल। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पुराने डिवाइस को कभी भी आप किसी को बेचा ना करो, उसको घर में भले बच्चों को खेलने के लिए दे दो, जो पुराने मोबाइल हैंडसेट्स होते हैं। तो आजकल इसका बड़ा मिसयूज होता है कि IMEI नंबर कॉपी कर लिया जाता है, जैसे चेचिस नंबर होता है ना, वैसे IMEI नंबर होता है मोबाइल में। तो वो क्या करते हैं, जो फ्रॉडस्टर लोग रहते हैं, वो ये पुराने IMEI नंबर आपसे पोलियो के दाम में खरीद लेते हैं 200-500 रुपये में। आपको लगता है कवड़ा का क्या काम है, 500 रुपये भी मिल रहे तो दे देते, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये। उनको सिर्फ उस IMEI नंबर से मतलब रहता है। वो एक नए मोबाइल पे वो IMEI नंबर चढ़ा देते हैं जो कि चोरी का था। तो सपोज उसका जो IMEI नंबर 101 था, ये था 320, इन्होंने उस पर कौन सा चढ़ा दिया, 300। जिंदगी भर वो क्राइम ब्रांच उसको ट्रैकिंग पे डाल के रखे मोबाइल को, वो कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम उसको 101 से ढूंढ रहे हैं और वो अब क्या हो गया, मतलब अब हमने रामलाल से ढूंढ रहे हैं, उसने अपना नाम श्यामलाल कर लिया, तो कभी भी नहीं मिलना है वो एल्गोरिदम, उसको कभी नहीं मिलने वाला। और ये IMEI नंबर चेंज करने की कुछ गैंग पकड़ दी क्राइम ब्रांच ने, 200 से 300 रुपये में IMEI नंबर चेंज कर देते। और बोलते हैं, लोग सोचते हैं पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस ढूंढ के नहीं लाती, पुलिस कोई चोरी का मोबाइल वापस, पुलिस वालों को खुद के मोबाइल नहीं मिलते। अभी लॉकडाउन के समय पे मेरे एडिशनल एसपी, अभी एडिशनल एसपी है, वो DSP थे पहले, अभी एडिशनल एसपी हो गए इंदौर में जोन 1 में, आलोक शर्मा से। उनको मैंने फ़ोन लगाया कि वो एक मोबाइल चले गया पिपलियाना स्क्वायर से, वो सब्जी खरीद रहे थे और वहाँ से गए, वापस आए तो सब्जी वाले ने बोला हमें तो नहीं पता। उस टाइम वहाँ पे एक गैंग सक्रिय थी, वो गैंग इतनी बदमाश थी कि 6 महीने तक ऑन ही नहीं करती मोबाइल को। वो बोले खुद मेरी वाइफ का घूम गया, मेरे से बात ही नहीं हो रही उसकी, तुम तो कोई काम के ही नहीं पाएंगे DSP क्राइम के, तुम हमारा ही नहीं ला पाए। तो अगर वो डिवाइस ऑन ही नहीं होगा, तो पुलिस के पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो बोलेंगे हम ब्रह्मास्त्र में हाँ वहाँ रखा हुआ है। तो ऐसा कोई गूढ़ विद्या नहीं है किसी के पास, वो भी कहीं ना कहीं साइंस कोई टेक्नोलॉजी से ढूंढेंगे, या उसका IMEI नंबर चेंज कर दिया गया, ऑन तो है लेकिन उसका IMEI नंबर बदल दिया गया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम उसको ट्रैकिंग पर डालेंगे, जो बिल में लिखा हुआ उसका IMEI नंबर 101 और वो हो गया अब 302, तो खत्म हो गया तो बात। तो इसलिए आप इसको डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सहेज के रखें, अच्छे से रखें, ताकि कोई इसको मिसयूज़ ना कर पाए। अब तो खैर बहुत सारे ट्रैकिंग के चीज़ आ गई, हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, इतना बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि जो चीज़ बताई होगी, देखिए 2 चीज़ें अपडेट होने के लिए, टू गेट नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, इधर से सुनो और इधर से। दूसरी चीज़ है get the knowledge from everywhere and possess that knowledge and apply it। तो मैंने जितनी भी बात बताई, चाहे सिटिंग की बात बताई हो, चाहे आपके मैंने कल बताया था, कितने लोगों में से मेरे पास 1 या 2 लोगों के अलावा किसी ने लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी मुझे। अब लिंक्डइन अकाउंट की बात बताता हूँ, जिस बच्चे ने मुझे लिंक्डइन भेजी कल रिक्वेस्ट, उसकी मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों की, जब भी आप लिंक्डइन पे जब आपका प्रोफाइल स्कैन होता है, उसमें आपके कनेक्शंस देखे जाते हैं। तो मिनिमम वो बताता 500 से ऊपर आपके कनेक्शन होंगे तो बताएगा 500 प्लस कनेक्शंस। हम लोग फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं
कनेक्शंस, तो वो अगर किसी के 500 से लेस होते हैं कनेक्शंस, तो हम उस प्रोफाइल को रेप्यूट प्रोफाइल नहीं मानते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कि ये कॉर्पोरेट में 500 लोगों को भी नहीं जानता है, मतलब इसको 500 लोग भी नहीं जानते कॉर्पोरेट फील्ड के, तो ये तो कोई काम का नहीं हमारे लिए, क्योंकि वहाँ तो लोगों को चाहिए, कंपनी को चाहिए अ पर्सन सपोज टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर टू देम, नॉट द क्रिएटर वन। इसलिए मैंने बताया था कि 3 रो वाले सिलेक्ट किए हमको प्रॉब्लम, क्योंकि वो आदमी गली ढूंढेगा काम चोरी से बचने की, इधर कोने में बैठेगा उधर बैठेगा, लोगों को भी डिस्करेज करेगा, वहाँ बैठते हैं मत बैठो, मत करो तुम, उनको करने दो, अपन आगे मत आओ। तो हमको तो लीडर्स चाहिए, तो पीपल सपोज टू कम अहेड, हमको ऐसा नहीं चाहिए जो पीछे छुपे। तो लिंक्डइन पे भी आपके कम से कम 500 प्लस होना चाहिए, जैसे मेरे तो 16,000 है कनेक्शंस, लेकिन फिर भी वो दिखाता, जब आप अननोन, जो कोई भी अननोन व्यक्ति उसकी किसी की प्रोफाइल देखता है, जब तक वो कनेक्शन आपस में नहीं है, तो वो क्या दिखाता है, गौरव रावल 1500 प्लस। फिर जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर वो बताएगा कि टोटल 16,000 है जो भी। तो आपके सबके कम से कम इतने इतने कनेक्शन होना चाहिए कॉलेज वाले के आपस में मिलके। तो केवल लिंक्डइन आईडी बनाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, और उसमें वैरायटी ऑफ पीपल होना चाहिए, कुछ प्रोफेसर्स होना चाहिए, कुछ मेंटोर्स होना चाहिए, कुछ दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कॉर्पोरेट पर्सन्स होना चाहिए, पुलिस पर्सनल होना चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए, वैरायटी ऑफ पीपल, दैट यू आर योर, इट शोज योर होराइजन, योर वर्सटैलिटी, कि अब सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट तक ही कीड़े नहीं हो, आप सोशली भी काफ़ी एक्टिव हो। तो वहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति ये रहता है कॉर्पोरेट में। तो आपको, पर किसी लोगों ने भेजी नहीं मुझे एक बच्चे के अलावा रिक्वेस्ट, अब मैं एक्सेप्ट करता तो उसका भी एक कनेक्शन बढ़ता ना। मेरे 16,000 में सब 60 लोग बचते, लेकिन तुम्हारे 60 बढ़ जाते, जिसका 0 है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए बोला कि get the knowledge but possess it and apply it, then you will become the person who you are dreaming about yourself. नहीं तो सिर्फ सोचते रह जाओगे, बस इधर से सुनो इधर से देखा मिल दो। तो ध्यान रखना, कल से जितनी हमारी मुक्त केशी, not supposed to घोर रूपा, got it? This is the place to get something knowledgeable. पार्टी में जाओगे तो मैं बोलता हूँ, अलाउ करता हूँ आपको मुक्त केशी, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ही वही है, वहाँ ऐसे नहीं जा सकते, वहाँ यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते, वहाँ आपको सिविल में ही जाना है, आपका जो भी कैजुअल्स उसमें जाना है, फॉर्मल्स में नहीं जा सकते। बट यहाँ तो आपको यू सपोज टू बी फॉर्मल। आपकी यूनिफॉर्म क्या है बेटा, क्या है पूरी यूनिफॉर्म, खड़े होकर बताओ जोर से सबको। व्हाइट शर्ट कैसी, तो जोर से बताओ क्या है यूनिफॉर्म। The uniform of this academy is full sleeve white shirt along with a grey pant, right? Grey trousers. पर लोगों ने उसको full half sleeve बना रखा है, और ये डिसाइड करने के लिए लोगों ने, बहुत एमिनेंट लोग होंगे, जैसे हम लोग सिलेबस डिजाइन करते हैं ना, बड़े बड़े कुलपति और लोग बैठते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोग, तब वो कंटेंट होते हैं। तो ये ड्रेस डिजाइन होगी ना, उसके पीछे 10 माइंडेड लोग बैठे होंगे, पर हम उनसे ज्यादा समझदार हैं। तो हमने इसको क्या किया, और अभी भी वेट कर रहे हैं। देखो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे एक बात बोलते थे कि गौरव सर पढ़ाते कभी भी नहीं, तो लोग बोलते थे नेगेटिव है, तो आप बोले वो सीधे सिखा देते हैं। कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, सिखा सब सकते हैं किसी को, तो सीखो। फाइन, थैंक यू सो वेरी मच।